नमस्कार दोस्तों, नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित जनवरी माह से जुलाई माह में जो कंडक्ट आरपीएससी द्वारा 18 से 19 पेपर आयोजित किए, जिसमें राजस्थान और हिस्ट्री जो कल्चर के पोर्शन को अपन डिस्कस करें। इससे पूर्व 2 वीडियो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लगभग 150 प्रश्न को अपन है वो पेपर वाइज डिस्कस कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक दी गई है, वहां से जाकर है वो वीडियो देखे आपको देखने हैं। उससे है वो आगामी एग्जाम में बहुत सारा फायदा देखने मिलेगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, वीडियो है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न वहां से हैं वो रिपीट होंगे और कई है वो ऑप्शन से प्रश्न बनाए जाएंगे और आपकी अध्ययन सामग्री की मतलब कितनी प्रामाणिकता है वो भी आप जांचें परखें। और अच्छा लगे वीडियो हमारा तो आपको कमेंट में जाकर कमेंट करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। तो बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है वो नीचे दिए गया है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी सिंह बारट के बारे में केसरी सिंह बारट द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास के वार्डन नियुक्त किया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि केसरी सिंह बारट द्वारा 2 छात्रावास खोले गए। एक तो खोला गया कोटा में और दूसरा कोटा खोला गया था मतलब है वो जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। ये एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि कहाँ छात्रावास खोल गए, कोटा और जोधपुर में। कोटा के थे सोमदत्त लहरी, तो ध्यान रखना इसका आंसर तो सोमदत्त लहरी होंगे। लेकिन जो जोधपुर वाला था उसके नारायण सिंह सी थे। ध्यान रखे योग्य बात है कि आगामी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि केसरी सिंह बारट ने 2 छात्रावास खोले थे, कोटा और जोधपुर में। कोटा वाले से सोमदत्त लहरी उसके वार्डन थे और जोधपुर वाले के नारायण सिंह वार्डन थे। तो इसका आंसर है वो क्या सोमदत्त लहरी होगा। लेकिन यदि दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो जोधपुर वाला मुझे लगता है आपको याद करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देवगढ़ के बारे में दे रखा है कि देवगढ़ में नागपुर किले के विजय देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सी जागीर दी थी। आप जानते हो कि मिर्जा राजा जय सिंह वही जो जयपुर में 3 राजाओं के समकालीन रहे थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और एक इनका सबसे महत्वपूर्ण मतलब सैनिक नेतृत्व था 1623 का मलिक अंबर के खिलाफ दक्षिण भारत में। और शाहजहां मतलब उन्हीं से प्रभावित होकर शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने मतलब ये नागपुर वाले और देवगढ़ अभियान के बाद में है वो चाटसू की जागीर दी थी। तो ध्यान रखने चाटसू वर्तमान में चाकसू भी बोलते हैं, जयपुर में पड़ता है चाकसू। इसका उत्तर है पहला नंबर होगा। अगले तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से हम विभिन्न प्रकार के तथ्य अपडेट करते रहते हैं। आप वहां से निश्चित रूप से जुड़े, आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शासक को 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा के बाहर अंग्रेजों की सहायता दी थी। जयपुर के राम सिंह नहीं, ये तो जयपुर से बाहर नहीं गए थे और जयपुर में इन्होंने क्रांति को दबाया था। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, ये भी नहीं थे। मेवाड़ के स्वरूप सिंह, ये भी नहीं थे। बीकानेर के सरदार सिंह, बिल्कुल बीकानेर के सरदार सिंह, ये पंजाब गए थे। कहाँ गए थे? पंजाब गए थे और वापस आए थे। तो मतलब है वो पंजाब गए थे और अंग्रेजों ने मतलब वापस आए थे, इनको वो टिब्बी परगने के 41 गांव है उपहार स्वरूप दिए थे, आप जानते होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एकीकरण से नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजपूताना का राज्यों का भारतीय एकीकरण में सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहले से सबसे पहला तो आप जानते होंगे मत्स्य संघ के बारे में है कि मतलब 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ था और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत थी और राजधानी है वो मतलब अलवर थी। शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री थे। पहला चरण तो ये था, ठीक। उसके जस्ट है वो 7 दिन बाद में राजस्थान प्रथम संघ, आप जानते होंगे इसमें लगभग वागड़ की सारी रियासतें थी और मतलब वागड़ और हाड़ौती की सारी रियासतें इसके अंदर शामिल थी। और ये जस्ट मतलब पहले चरण के 7 दिन बाद में हुआ था। मतलब उसके बाद पहले 25 मार्च 1948 को 7 दिन बाद में हुआ था पहले के। और इसमें याद रखने राजधानी कोटा थी और प्रधानमंत्री गोकुल लाला सावा जी थे और गोकुल लाला सावा। तो ये पहला नंबर तो ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा। तो उसके बाद में ये ऑप्शन तो कट जाएंगे और पहले मतलब उसके बाद मत से ये और ये ऑप्शन तो ये एक होगा। उसके बाद में ये तीसरे नंबर की बात याद रखने योग्य है कि भाई वृहद राजस्थान, ये तो अपन को पता ही होगा। जैसे 4 बड़ी रियासतें मिली थी, 4 बड़ी रियासतें थी। एक तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और राजस्थान दिवस वाले 30 मार्च को जुड़ी थी और इसकी राजधानी जयपुर बनाई थी। तो ये मतलब तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और चौथे नंबर पे मतलब है वो ये मत्स्य संघ में वृहद का समावेश। तो ये आपको शंकर देव राय कमेटी पर बना था मतलब
शंकर देव राय। और इसकी डेट है थोड़ी आप लोगों को याद रखने योग्य है कि भाई इसकी 15 मई 1948, मतलब 15 मई 1948 शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश से मत्स्य संघ को क्या है मतलब वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। तो इसका आंसर ये पहले नंबर मत्स्य संघ आ जाएगा, दूसरे राजस्थान संघ, तीसरे में मतलब वृहत राजस्थान, चौथे में ये। तो इसकी डेट आप याद रखना है और ये अच्छा प्रश्न है, वापस पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? बुद्ध विलास, इंद्रप्रस्थ प्रबंध, भरत सार, चंद्रिका, जुगत विलास। देखो ये इसका आंसर दोस्तों बुद्ध विलास हो गए। ये बख्त राम सिंह की पुस्तक है। किसकी है? बख्त राम शाह की। एक मिनट, बख्त राम शाह की पुस्तक है। बख्त राम शाह की, इन्होंने जयपुर के बारे में विस्तृत मतलब अध्ययन के भाई जयपुर निर्माण विद्याधर भट्टाचार्य का भी के जो वास्तु विद्याधर भट्टाचार्य के बारे में भी इस पुस्तक में उल्लेख है। और मतलब ये बख्त राम की वापस पूछा जा सकता है कि बुद्ध विलास किसकी पुस्तक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ में है वो कालिका मंदिर का निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ के कालिका मंदिर के निर्माण के बारे में। तो इसके ऑप्शन है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 11वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल। दोस्तों इसका आंसर तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में। ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से ये सूर्य मंदिर था। ये याद रखने योग्य है, सूर्य मंदिर पूछा जा सकता है वापस। सूर्य मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर था और है वो सबसे पहले एक मैंने टूरिज्म की राजस्थान टूरिज्म की साइट पर देखा था। इसमें लिख रखा है कि इस मंदिर का मूल रूप से एक मानभंग राजा नाम था, मानभंग राजा था, उसने निर्माण करवाया था। वापस है वो अमीर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मतलब अमीर ने तो इसका क्या है पुनर्निर्माण करवाया, मानभंग ने इसका निर्माण कराया। मूल रूप से सूर्य मंदिर है, 8वीं शताब्दी की प्रारंभ। ये मतलब हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है मतलब स्कूल लेक्चर उसमें पूछा गया। तो हो सकता है कि भाई अंगामी एसआई वगैरह या मतलब जो भी प्रतियोगिता उसमें पूछा जाए, क्योंकि ये मतलब हिस्ट्री के सेकंड पेपर में प्रश्न था। तो वापस रिपीट होने की भी संभावना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बावड़ियों के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले अपने खूब सारे इसके बारे में अलग अलग तथ्यों के बारे में पूछा, लेकिन इन्होंने क्या अब की बार सारे मतलब एक साथ दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो पहला है कि भाई त्रिमुखी बावड़ी बिल्कुल राम रसदे द्वारा निर्माण करवाई। वो आप जानते हो कि ये मतलब वो हाइड्रोलिक रूलर वाले मतलब अपने उन्हीं की राम रसदे उदयपुर में बनी हुई है। और ये लिखा हुआ ही है। वैसे राज सिंह की रानी थी। किसकी? राज सिंह की। बिल्कुल ये जानते ही है। नौलखी बावड़ी है वो कहाँ है? प्रेमल देवी कहाँ है? डूंगरपुर में है ही। और ये मतलब आसकरण जी की पत्नी थी। आसकरण राजा था, आसकरण की पत्नी है। बिल्कुल आप जानते होंगे। अगली बावड़ी है कि रानी जी की बावड़ी। बिल्कुल रानी जी की बावड़ी खूब बार पूछी हुई है। रानी नाथावती मतलब नाथावती है अनिरुद्ध, बूंदी में है। मतलब नाथावती अनिरुद्ध की पत्नी थी। किसकी? अनिरुद्ध की पत्नी थी। और ये चतरा धाबाई की बावड़ी कहाँ है? भीका। ये थोड़ा अलग प्रकार का हो सकता है, ये याद रखना। भीका द्वारा निर्माण है। चतरा भाई मुझे लगता है ये आपको याद करनी चाहिए, बाकी तो हो सकता है याद होगी। और चतरा धाबाई की बावड़ी बूंदी में है ये भी, और ये भीका द्वारा निर्माणित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जयपुर रियासत के उड़ियाणा चित्रकला के किस शैली से अभिलक्षण पाए जाते हैं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा बूंदी शैली। तो दोस्तों इसका आंसर कोटा बूंदी शैली। जयपुर के उड़ियाणा मतलब आप पढ़ते उड़ियाणा जो टोंक में पड़ता है, जिसकी कोटा बूंदी शैली से विशेषताएं मतलब पाई जाती है। उड़ियाणा है वो मतलब वैसे मूल रूप से उड़ियाणा तो ढूंढान शैली का चित्र मतलब जो उपशैली है। ऐसा पूछे कि भाई किसकी है तो वो ढूंढान शैली की उपशैली। आप अन्य तथ्य भी याद रख सकते हैं, जैसे अलग अलग आजकल क्या है कि वो ठिकाने पूछ लिए जाते हैं चित्रकला के। राजस्थान बोर्ड की 10वीं किताब में दे रखे हैं कि भाई ठिकाने किससे है। तो सबसे पहले तो आपको मेवाड़ के ठिकाने याद रखने हैं। जैसे मेवाड़ के आप ठिकाने याद रख सकते हो। मेवाड़ के खूब सारे ठिकाने हैं, जैसे एक तो चावंड, आपको पता होगा चावंड है। उसके बाद में जहां से चित्रकला नाथ द्वारा मेवाड़ से नाथ द्वारा है। उसके बाद में आप देवगढ़ याद रख सकते हो, देवगढ़ है। उसके बाद में है वो मतलब सांवर, ये इंपॉर्टेंट है सांवर, ये भी मेवाड़ से जुड़ी हुई है। उसके बाद में बनेड़ा, उसके बाद में कौन सी है? बनेड़ा ये भी मेवाड़ से जुड़ी हुई थी। उसके बाद में केलवा, ये भी मेवाड़ का ठिकाना है। और उसके बाद में बेगू, उसके बाद में क्या है? बेगू के बाद बागोर है। ये क्या है? मेवाड़ के कौन कौन से? बेगू है, बागोर है, केलवा है, सावर है, देवगढ़ है, नाथद्वारा है, बंदेड़ा है, चावड़ है। ये मेवाड़ की उपशैली। अपने पूर्व में एक प्रश्न डिस्कस किया था, उसमें ऐसा पूछा हुआ था, मतलब ठिकाने को मिसमैनेज करके दे दिया। तो ध्यान रखने योग्य है। केलवा है मतलब है, सावर है, ये याद रखना। खूब बार पहले पूछे हुए भी है। और ये तो थे मेवाड़ के। अपन मारवाड़ की भी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ की यदि देखें तो एक तो जोधपुर आप जानते ही हो, एक घाणेराव हमेशा पूछा जाता है। घाणेराव ठिकाना कहाँ है? घाणेराव कहाँ का है? मारवाड़ जोधपुर का ठिकाना है। उसके बाद में रिया नागौर में पड़ता है वो रिया। और उसके बाद में बिना है जूनिया,
जूनिया। ये ठिकाने कहाँ के हैं? ये मारवाड़ के। गाणेराव, रिया, बिणाय, जूनिया ठिकाना कहाँ से? मारवाड़ से। और पूर्व में अजीत अपन डिस्कस किए वो कौन से थे? मेवाड़ से। और उसके बाद में मतलब हाड़ौती से तो ज्यादा है नहीं, कोटा बूंदी वाला ही है। उसके बाद ढूंढान की, यदि शेखावटी, शेखावटी वाला याद रखें, ये ढूंढान से जुड़े हुए चित्रकला में, आप मारवाड़ मत कर देना। शेखावटी है वो कहाँ से, कौन सी चित्रकला की है? भाषा के रूप में शेखावटी भाषा तो मारवाड़ की बोली है, लेकिन इधर यदि चित्रकला की बात की जाए, चित्रकला में है वो शेखावटी शैली है, वो ढूंढान उप शैली की मतलब एक ठिकाना है। उसके बाद उड़ियाणा, उड़ियाणा ये अभी अपन डिस्कस किया था, जो उड़ियाणा, उड़ियाणा है वो कहाँ का है? मूल रूप से ठिकाना तो ढूंढान शैली का। उसके बाद में जिला है, कौन सा? जिला है, एक है जिला है। उसके बाद में कौन सा है? एक ईसरदा, ईसरदा, ईसरदा है। और उसके बाद में शाहपुरा है, सामोद, सामोद जो बालाजी का मंदिर है अभी वर्तमान में, सामोद। तो खूब सारे शेखावटी, उड़ियाणा, जिला, ईसरदा, सामोद, ये तो कहाँ से है? ढूंढान से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? ढूंढान, ढूंढान से जुड़े हुए, ढूंढान चित्रकला से जुड़े हुए। तो आप याद रखें इसका आंसर तो कोटा बूंदी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्रकार का प्रश्न था। यहाँ से हम सामान्य तो मतलब एक तथ्य उठा लिए पूछ लिए जाते हैं, या मतलब बीच में मिसमैनेज करके कभी कौन सा असुमलित ऐसा पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा लेवल का है। सबसे पहले, इन पुरास्थलों में कौन सी ताम्र संस्कृति से संबंधित नहीं है? बैराट, गणेश्वर, आहड़, बालाथल। तो दोस्तों आप जानते होंगे, सबसे पहले तो मतलब इसका आंसर तो बैराट होगा। क्यों होगा बैराट, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। बैराट एक लो युगीन के अंदर है, सबसे पहले ये याद रखना है, वापस पूछा जा सकता है। लो युगीन के अंदर है बारो, क्योंकि यहाँ लोहे के तीर मिले हैं, लोहे के बाणे मिले हैं। खोज किसने की, ये याद रखना है बैराट की। तो एक आगू ट्रिक है, दया, दया का नीला कलश, दया का नीला कलश। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। ये तीन लोग किससे जुड़े हुए हैं? बैराट से। लो युगीन के अंदर है, बिल्कुल बैराट के बारे में डिस्कस कर लिया, ध्यान रखना। दया का नीला कलश, नीलरतन बनर्जी, दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित। उसके बाद में आपको ये, इसका आंसर तो बैराट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यदि आड़ की याद रखें तो ये ताम्र नगरी है, बिल्कुल ताम्र नगरी है, ताम्र नगरी है। और इसके यदि आप खोजने वाले को याद रखें तो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास है, आरसी अग्रवाल है, और एचडी सांकलिया है। कौन सा? एचडी सांकलिया, आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, आठ से जुड़े हुए थे। ताम्र नगरी जानते हैं। और बैराट में तो अपन वो याद पिछले बार याद कर लिए। और गणेश्वर क्या बोलते हैं? ताम्र संचयी। ये अपने ये गणेश्वर के बाद में क्या बोलते हैं? ताम्र संचयी बोलते हैं, ताम्र संचयी। और गणेश्वर खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने, आरसी अग्रवाल ने, गणेश्वर की आरसी अग्रवाल ने। और मतलब और विजय कुमार भी याद रख सकते हो, याद रखो तो। उसके बाद में बालाथल की याद करें तो बालाथल की मतलब बालाथल है वो आहड़ का केंद्र है, मतलब बालाथल आहड़ का ही केंद्र है, वो भी तांबे से जुड़ा हुआ। तो मतलब तांबे से ये तो क्योंकि इन दोनों को तो भाई गणेश्वर को तो अपन ने बोला ताम्र संचयी, उसको ताम्र नगरी बोला है, और आहड़ का ही केंद्र बालाथल, ये तीन तांबे से है। बैराट लो से ये तो डिस्कस कर दिया। बालाथल की याद रखना है, वीएन मिश्र खोज की थी, वीएन मिश्र ने खोज की थी, ये याद रखना है। मोड़िया मगरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? मोड़िया मगरी। ये खूब बार पूछा हुआ है एग्जाम में, मोड़िया मगरी आड़ का ही के अंदर है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कालीबंगा में मतलब किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? जुते हुए खेत, किलाबंद गढ़, ताम्र के बाट, अग्निवेदिका। तो दोस्तों मतलब आसान स्तर का प्रश्न है, ज्यादा मतलब इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला है नहीं। जुते हुए खेत अपन को बिल्कुल पता है, जुते हुए खेत मिले। अग्निवेदिकाएं, बिल्कुल अग्निवेदिकाएं मिली है। आपने पूर्व के वीडियो डिस्कस किए। अग्निवेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली है, तथा अग्निवेदिकाएं हैं वो मतलब राजा वगैरह वहां करते थे। कुआ पास में मिला है, और वर्गाकार और गोलाकार अग्निवेदिकाएं पूछी हुई है। उसके बाद किलाबंदगढ़, बिल्कुल पश्चिम का भाग है जहाँ राजा और पुरोहित रहते, वो किलेबंद था, बिल्कुल ये भी है। तो इसका आंसर ताम्र के बाट नहीं, क्योंकि ये ताम्र उस समय खोज नहीं हुई थी, तांबे खोज नहीं थी। तो ये इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पुरा स्थल पर उत्तर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए? बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न मतलब प्रश्न है। गणेश्वर, बूढ़ा पुष्कर, तिलवाड़ा और भागोर। तो दोस्तों इसके बारे में मतलब इन्होंने क्या किया, उत्तर पुरा पाषाण मतलब उत्तर पुरा पाषाण के बाद का उत्तर पूछा है, तो इसका आंसर तो बूढ़ा पुष्कर होगा। बूढ़ा पुष्कर के अलावा आप याद रख सकते हैं कि तिलवाड़ा और बागोर है ना, तिलवाड़ा और बागोर, तिलवाड़ा बाड़मेर वाला, तिलवाड़ा और बागोर, ये तो क्या है? बागोर। तिलवाड़ा और बागोर है मध्य पाषाण के, ये याद रखना है, वापस पूछा जा सकता है। मध्य पाषाण के तिलवाड़ा बागोर है, ठीक है। और उसके बाद में यदि याद रखें तो भाई पुरा पाषाण से कौन से, पुरा पाषाण से पूछ लिए जाए तो पुरा पाषाण से लूनी नदी का घाटी, कौन सा? लूनी नदी का घाटी, लूनी नदी की घाटी है। बूढ़ा पुष्कर है, ये कहाँ से हैं? पुरा पाषाण के हैं। ये और भी याद मतलब लूनी नदी का पूछा हुआ नहीं, पूछ सकते हैं। उसके बाद में डीडवाना है, डीडवाना है, और जायल है, जायल है, सुजानगढ़ है,
सुजानगढ़। तो पुरा स्थल का कौन सा है? बुढ़ा पुष्कर है। और आपको पता है गणेश और तो ताम्रयुगीन बाद की थी। तिलवाड़ा भी मतलब मध्य पाषाणकालीन है। बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। बुढ़ा पुष्कर है वो कहाँ का है? पुरा पाषाण है। और कौन से पुरा पाषाण के? डीडवाना है, जायल है, सुजानगढ़ है, लूनी नदी घाटी क्षेत्र। याद रखना है, इसमें से कोई एक आध प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का है, मतलब पहली बार ये सब सामने था, आपके नोट्सों में ऐड ऑन हो सकता है, नहीं हो। ईशान भट्ट राजस्थान के गुइल किस शाखा से? आपको पता होगा मुणैत नैणसी। मुणैत नैणसी ने मतलब गुइलों की 24 शाखाएं बताई थी। कितनी? 24 शाखाएं बताई थी। उसमें से मतलब खूब सारी शाखाएं थी, जैसे धौड़ थी, एक थी धौड़, धौड़ है, एक काठियावाड़, काठियावाड़ कौन सी? काठियावाड़ शाखा। अपन मतलब क्या है कि मेवाड़ वाली पढ़ते, बाकी पढ़ते नहीं है। वागड़ है, वागड़ में भी गुइल है, पढ़ते हैं, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुइल है। एक चाटसू, मतलब चाटसू बोले या चाकसू जयपुर वाला, वहां भी किसकी शाखा थी? तो मतलब तो इसमें क्या है कि मतलब ये चाटसू शाखा से जुड़े हुए थे ईशान भट्ट। कौन सी? चाटसू शाखा से, मतलब चाटसू शाखा से ईशान भट्ट जुड़े हुए थे। और एक भरत भट्ट, एक और तथ्य वहां दे रखा था, हिंदी ग्रंथ एक आदमी से ये प्रश्न उठाया हुआ है, वहां से मतलब एक दे रखा था कि भरत भट्ट है वो कहाँ से जुड़े हुए थे? इसी शाखा से ईशान भट्ट, वो मतलब ईशान भट्ट भी थे, एक उपेंद्र भी जुड़े हुए थे। ये वापस पूछा जा सकता है कि भरत भट्ट किस शाखा, मतलब इस शाखा के मैन मुख्य रूप में भरत भट्ट थे, किसकी? चाटसू वाली के। तो चाटसू वाली के मैन भरत भट्ट है, उपेंद्र है, ईशान भट्ट है, ये चाटसू शाखा से जुड़े थे। वागड़ वालों को सामने था, डूंगर पर बांसवाड़ा के मतलब पढ़ते हैं। तो और बाकी कल्याणपुर और दौड़ शाखा भी मतलब किससे जुड़ी हुई थी? ये मतलब गुइलों की 24 शाखा है ना, जो मुने नैण सिंह बताइए, वो शाखाएं सारी थी। अगले प्रश्न, ये मतलब स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर हिस्ट्री का पेपर डिस्कस किया था, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल का है, वापस प्रश्न रिपीट हो सकते हैं इससे। अगले प्रश्न है स्कूल लेक्चरर ग्रुप बी के बारे में, ये मतलब प्रश्न अपन डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मेवाड़ महाराणा, राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो दोस्तों इसका मतलब उत्तर होगा राजपूताना मध्य भारत सभा। क्या होगा? राजपूताना मध्य भारत सभा। आप जानते हो कि राजपूताना मध्य भारत सभा मतलब इसकी स्थापना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड तो कब मानता है? 1918। और आरपीसी मानती है 1919। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, राजपूताना म्यूजियम में, दिल्ली में। इसके बहुत सारे सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन पूछा जाता है, पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? अमृतसर में। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? अमृतसर में। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? अजमेर में। चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में। याद रखने योग्य है, हमेशा यहाँ से एक प्रश्न पुटअप किया जाता है। तो इसका जो मतलब भवानी शंकर के नेतृत्व में राजपूताना मध्य भारत, और ये राजस्थान सेवा संघ आप जानते हो कि 1919 में स्थापना हुई थी इसकी। कहाँ हुई? वर्धा में हुई थी। कौन थे? अपन पूर्व डिस्कस कर लिया था पूर्व वीडियो में, विजय सिंह पतिक है, मतलब ये जो लोग जुड़े हुए थे। और 1920 में अजमेर में इसका मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया था, हरिभाई कीकर भी जुड़े हुए थे उससे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से करौली प्रजामंडल का आंदोलन से संबंध नहीं है। तो पहले तो अपन क्या है कि मतलब कि भाई करौली प्रजामंडल से कौन से पहले, आज से पहले ऐसे ही प्रश्न पे तो सीधा ही टिक कर देते त्रिलोक चंद माथुर। आजकल मतलब अलग स्तर के प्रश्न है कि भाई कौन जुड़े हुए थे? 3 तो जुड़े हुए थे, 1 नहीं जुड़े हुए थे। तो मतलब त्रिलोक चंद माथुर, स्वामी गोपाल दास, चिरंजीव लाल शर्मा, मान सिंह। तो दोस्तों आपको पता होगा स्वामी गोपाल दास अपने पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर लिया, ये तो चूरू से जुड़े हुए थे, चूरू से जुड़े हुए थे। और स्वामी गोपाल दास मतलब बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा, आपको पता होगा 1907 वाली सर्वहितकारिणी सभा उससे जुड़े हुए थे क्रांतिकारी गतिविधियों में, मतलब और उस शाखा से जुड़े हुए तो स्वामी गोपाल दास नहीं। तो याद रखने योग्य बातें हैं कि आप वापस इनके बारे में याद रखें। त्रिलोक चंद माथुर तो अपन को याद है, बाकी जैसे चिरंजीव लाल शर्मा भी किससे जुड़े हुए थे? करौली से। मान सिंह भी किससे जुड़े हुए थे? करौली से। ये याद रखने योग्य बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि 1857 क्रांति के बारे में। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर के शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री में सुरक्षित था? तो ये अजमेर के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें मतलब है कि 15वीं नेटिव, 83 नेटिव, 30वीं नेटिव, बम्बई लॉयर। इसका आंसर होगा 15वीं नेटिव। मतलब इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो अजमेर के शास्त्रागार, जो मतलब जहां पर मतलब हथियार वगैरह रखे हुए उसके बाद में थी। बाद में इसको इस सैनिक छावनी को नसीराबाद भेज दिया था। नसीराबाद भी अजमेर में पड़ता है, लेकिन वो मतलब शास्त्रागार मेन अजमेर जिला मुख्यालय में था। तो उसके बाद में इसको नसीराबाद भी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने योग्य बात है। ये पैसा पूछा जा सकता है। नसीराबाद में 15वीं NI जो आई थी वो पहले कहाँ थी? तो ये पूछा जा सकता है कि भाई अजमेर के मतलब शास्त्रागार में तैनात थी। और नसीराबाद में तो और भी थी, 15वीं भी आई थी नसीराबाद में, 30वीं NI भी थी। ये याद रखना योग्य बात है, आपको पता होगा ये चीज बहुत ही आसान स्तर की है। मुंबई लॉयर्स के भी सैनिक थे। कहाँ के? एक मिनट, एक तो 30वीं NI की भी थी और एक बम्बई लॉयर्स के भी सैनिक मतलब नसीराबाद में थे। नसीराबाद में तो 3 थे, 30वीं, 15वीं और मुंबई लॉयर्स, और अजमेर शास्त्रागार में 15वीं NY थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस रियासत में सरदार पटेल द्वारा रियासतों को भारत में विलय के नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों आपको जानते होंगे, वैसे ये बहुत ही प्रारंभिक अपने कहानियां सुनी है। हरवंश सिंह के बारे में बात हो रही है, जोधपुर के शासक हरवंश सिंह। ये मतलब क्या है कि पाकिस्तान में मिलने चाहते हैं। ये बोल रहे थे कि मतलब है वो जिन्ना द्वारा मुझे खाली भेज दिया गया है और जिन्ना कहता है जो आप मांगोगे वो तथा कराची पोर्ट भी दे दिया जाएगा, ऐसे लालच दिए गए। बाद में सरदार पटेल और वीपी मेनन है इनको दिल्ली बुलाया गया। ऐसा माना जाता है कि मतलब इसके बीच में कहानी सुनी भी हुई काफी। उसके बाद में इनकी हरवंश सिंह की रहस्यमयी परिस्थितियों मृत्यु भी हो गई थी। तो ये हरवंश सिंह के बारे में मतलब अच्छे प्रकार का फैक्ट है। और जैसलमेर, तो जैसलमेर वालों ने कह रखा था कि भाई जहां भी हरवंश सिंह जुड़ेंगे वहां हम जुड़ जाएंगे। और यदि याद रखें पर मतलब ये व्रत राजस्थान हुआ था, आपको पता ही हुआ 30 मार्च वाला, 30 मार्च 1949 को 1949 को व्रत राजस्थान, 30 मार्च को राजस्थान। उस दिन ये मतलब जो 4 बड़ी रियासतें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर जुड़ गई थी तो साथ में। तो याद रखें व्रत राजस्थान में ये जोधपुर जुड़ा था। हरवंश सिंह यहाँ के राजा था जो कि मतलब पाकिस्तान मिलने का प्रयास किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला साहित्य से प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमलित है? वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज, बिल्कुल राइट बात है, इन्हीं की है। वीरमायण दुर्साहडा की, यहाँ इन्होंने क्या किया है, मिस्टेक किया है। दुर्साहडा की नहीं है, वीरमायण किसकी है? बहादुर डाडी की है। जो बहादुर डाडी अपन ने पहले डिस्कस किया था, गुजरात के है, गुजरात के मतलब है बहादुर डाडी की पुस्तक है। और उस अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन, ये पुस्तक खूब बार पूछी हुई इन मतलब 2025 के एग्जाम में। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। और वेली कृष्ण रुक्मणी मतलब ये पृथ्वीराज मतलब डिंगल के औरेस बोलते हैं इनको, आप पता होगा, ये तथ्य अपन थोड़ा देख लेते हैं। डिंगल का औरेस बोलते हैं। और उसके बाद में मतलब एल्पिटोसिटोरिन मतलब डिंगल का औरेस एल्पिटोसिटोरिन बोला इनको। और उसके बाद में है वो मतलब दुर्साहडा ने इनके जो मतलब ये है वेली कृष्ण रुक्मणी 5वां वेद 19वां प्राण बोला है, 5वां वेद और 19वां प्राण दुर्साहडा ने। और मतलब डिंगल का औरेस बोला एल्पिटोसिटोरी ने। और वीरमायण पुस्तक है मतलब बहादुर डाडी की है, दुर्साहडा की नहीं है। तो इसमें क्या है मतलब इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा सुमलित है? तो AC हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला किलों के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में मतलब बताया था कि मतलब किलों के बारे में आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अपन सामने तो उसके आंसर भी नहीं मिल रहे हैं। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 15 बड़े और 52 बड़े बुर्ज, विनय सिंह द्वारा हवा बुर्ज का निर्माण करवाया गया, भरतपुर के राजा सूरजमल किले के अंदर जलाशय व सूर्य कुंड बनाया, निकम्बों की चतुर्भुज देवी स्थापित है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि ये इस किले को कुंवारा किला बोलते हैं, ये भी याद रखना, क्या पता पूछ ले। कुंवारा किला किसको? अलवर के बाला किला को। उसके बाद में पहला तथ्य तो कि 15 बड़े और 32 छोटे बुर्ज है, बिल्कुल ये तो सही है, पहला तथ्य तो सही है। दूसरा विनय सिंह द्वारा हवा बंगला निर्माण नहीं, ये मतलब गलत माना है RPSC ने, ये नहीं है क्या? इसका आंसर तो ये होगा। भरतपुर के राजा सूरजमल में भी अलवर के बाला किला के अंदर है जलाशय वो सूर्यकुंड बनाए थे, निकम्बों की चतुर्भुज देवी भी स्थापित है। तो ये मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा, हवा बंगला द्वारा निर्माण नहीं है और इसे कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। ये सूरजमल वाला फैक्ट आप याद रखें, सामने था, हो सकता है वापस पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के अमर सिंह के फेस्ट के कार्यकाल में रागमाला का चित्रित करने वाला, मैंने ये दोनों वीडियो में डिस्कस किया, इनके बारे में वापस यहाँ पूछ लिया गया है, आगे भी खूब बार पूछा हुआ है। निसारदीन, इसका आंसर क्या होगा? निसारदीन रागमाला का चित्रण, मतलब ये प्रताप के समय भी थे और इन्हें मतलब अमर सिंह के भी समय थे, लेकिन रागमाला का चित्रित है अमर सिंह के। इन्हें हिंदी क्रांति अकादमी में निसार भी लिखा हुआ, याद रखें, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। निसार 2-3 नाम मिलते हैं, निसारुद्दीन, निसार, और ये मतलब इसका आंसर तो ये हो जाएगा। और मतलब इसके बाद में मतलब ये याद रखें तो एक मतलब ये साहबुद्दीन कहाँ से थे? मेवाड़ थे। और एक साहिब राम पूछे न, साहिब राम कहाँ से थे? ये जयपुर थे, बिल्कुल याद रखना, ये जयपुर से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे प्रकार का फैक्ट था, मतलब सामने था, नोट्सों में तो नहीं था, मतलब कुछ किताबों में दे रखा था, जैसे नाथ वगैरह पुस्तकों में दे रखा था कि भारत के किसी स्थल पर तेजाजी मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत तीर्थ स्थल से ले गई जाएगी? खरनाल, पनेर, कोल्लू, सुरसुरा। तो दोस्तों इसका आंसर मतलब है वो सुरसुरा माना था, सुरसुरा जो कि मतलब तेजाजी का ससुराल था। यहाँ से मतलब जागती जोत, कोई भी मंदिर मतलब कहीं भी मंदिर बनाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि सुरसुरा से एक जागती जोत ले जानी पड़ती है। और एक जागती जोत आपको पता होगा, जागती जोत एक पत्रिका भी है, किसकी है? जो बीकानेर में मतलब बीकानेर में भाषा एवं साहित्य समिति है ना, भाषा साहित्य समिति, उसकी मतलब पत्रिका भी है जागती जोत, और ये सुरसुरा से ले जाई जाती है, ध्यान रखने योग्य बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित किसने आर्कियोलॉजी ऑफ रिम्स एंड एक्सलेशन बेराट प्रतिवेदन तैयार किया? दयाराम साहनी, बीबी लाल, टीएच हैंडले, आरसी अग्रवाल। तो दोस्तों अभी मतलब अपन ने डिस्कस किया था कि भाई मतलब इसका आंसर तो दयाराम साहनी होगा। बेराट के बारे में अपन ने नीला कलश बारे में, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, दयाराम साहनी, दया का नीला कलश, तो दयाराम साहनी की ये पुस्तक है। याद रखने योग्य बात है कि वापस पूछा जा सकता है भाई आर्कियोलॉजी ऑफ रिमेन्स एंड एक्सकैवेशन एंड बेराट किसकी पुस्तक है? दयाराम साहनी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी अपन ने पूर्व डिस्कस कर लिया, तो आपको यहां से अंदाजा लग रहा होगा खूब सारे प्रश्न हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं। दिल्ली के तोमराव मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई दिल्ली में पहली बार चौहान शासक किसने कब्जा किया। तो देखो दिल्ली के तोमराव को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों आंसर इसका विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में 10वीं वाली बोर्ड में लिखा हुआ है कि चौहान वंश का वो प्रथम राजा था जिसने तोमरों को पराजित किया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसके मतलब बीसल देव, कवि बांधव इसकी उपाधियां हैं, ये याद रखने योग्य बात है। क्या है? एक तो बीसल देव, एक बीसल देव और एक है कवि बांधव, कवि बांधव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1893 में बीकानेर के राय सिंह सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने वर्तमान में गुजरात के किस स्थान पर जागीर प्रदान की? बिल्कुल यदि बीकानेर के बारे में कहीं किसी के बारे में पूछा जा रहा है तो राय सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। बार बार राय सिंह के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सूरत में, अहमदाबाद में, भड़ोच में और मतलब जूनागढ़ में। ऐसा माना जाता है कि मतलब जूनागढ़ वो गुजरात की तरफ कोई अभियान करने गए हुए थे, तो इनको मतलब जूनागढ़ में है वो गुजरात के मतलब इनको राय सिंह सेवा प्रसन्न होकर अकबर ने वर्तमान में गुजरात के किस स्थान जागीर प्रदान की? जूनागढ़ इसका आंसर होगा। और मतलब कैसा ऐसा कहा जाता है कि 1604 में अकबर ने इसको मतलब 1604 में राय की उपाधि दी। किसको? भी इसको राय सिंह के बारे में। राय सिंह के बारे में खूब सारे पूछ रहे हैं तो अपन अन्य तथ्य भी याद रख सकते हैं भाई। 1604 में राय की, इसके अंत में मतलब इसको मतलब नागौर और सोरठ की भी जागीर दी। ये भी याद रखना कि भाई कौन से? नागौर और सोरठ की, नागौर और सोरठ की भी राय सिंह को उपाधियां दी। और मतलब और उसके बाद में शमशाबाद और नूरपुर की भी जागीरें दी गई। तो ये मतलब सबसे लास्ट में नूरपुर, नूरपुर, नूरपुर मतलब ये आपको दिख रहा नहीं होगा शायद, नूरपुर, नूरपुर और उसके बाद में एक शमशाबाद, शमशाबाद, नूरपुर, नागौर, सोरठ, राय की उपाधि जूनागढ़ में इसको दी गई थी। ये मतलब खूब सारी मतलब है वो इसको जागीरें दी गई थी। कौन सी जागीरें बीकानेर के राय सिंह को दी? ये याद रखने योग्य प्रश्न है। अगले प्रश्न में ये मतलब बी ग्रुप का पेपर था स्कूल लेक्चरर के अंदर। ये अपन उसके बाद में अगला प्रश्न है वो स्कूल लेक्चरर ग्रुप ए में पेपर आया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है कि दी गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? इन्होंने पूछी विशेषताएं कौन सी है? नारी की दुर्बल आकृतियां यहां प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी की प्रतिमाओं को सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां गुजराती कला व परंपरा की पहचान है। यहाँ प्रतिभाएं अस्त्र शस्त्र का अंकन नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ के इसके बारे में मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई मतलब इसका जो ये मतलब इसके बारे में ये पहला तो क्या भाई कौन सी विशेषता है? मतलब ये दुर्बल आकृतियां प्राथमिकता से उकेरा गया, बिल्कुल ये भी मतलब इन्होंने माना है कि ये इसका आंसर है। उसके बाद में बी बेहतरीन पुष्प आकृतियां गुजराती कला, बिल्कुल गुजरात के पास में पड़ता है, गुजरात जैन और जैन प्रभाव, बिल्कुल ये भी मतलब ये दूसरे वाला भी मतलब तीसरा भी सही माना है इन्होंने। उसके बाद में नारी की सूक्ष्म ये भी माना है, नारी की दुर्बल आकृतियां, ये तीनों तो आंसर इन्होंने माने हैं, तीनों तो आंसर माने हैं। चौथा आंसर नहीं माना है कि भाई अस्त्र शस्त्र, वैसे जैन अहिंसक होते हैं, हम सामान्यतः अहिंसक होते हैं, तो मतलब जैनों का इनसे संबंधित है नहीं थी। तो पहले तो क्या है कि व्याख्याकार थे जो आरपी आंसर की आरपीसी नहीं आए, वो तो बहुत सारे ये भी नहीं बता रहे थे, 2 बी ऑप्शन भी नहीं बता रहे कि भाई ये नहीं होगा, ये पहले वाला होगा। उसके बाद में अभी आरपीसी फाइनल आंसर उसने ए बी सी माना है, आंसर 3 माना है। ध्यान रखने योग्य बात है ए बी सी, जिसमें केवल ये अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये इन्होंने आंसर नहीं माना है। तीनों आंसर माने ए बी सी आरपीसी की, अभी प्रोविजनल आंसर की के अंदर तो आंसर यही बता रखा है अभी तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार? बिल्कुल आसान स्तर का प्रश्न है, खूब बार पूछा हुआ है। पाबूजी, पाबूजी इसका आंसर होगा। तो आप जानते होंगे पाबूजी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। एक ऐसे हैं वो पाबूजी ही है वो लक्ष्मण का अवतार, बाकी तो यहाँ तो विष्णु के अवतार हैं खूब सारे देवता, तो पाबूजी है वो किसके? लक्ष्मण के। और ऐसा माना जाता है कि मतलब 10वीं वाली बोर्ड में किताब में ये दे रखा है कि पाबूजी का जन्म एक अप्सरा के पेट से हुआ है, ये याद रखना है। पूछा भी है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। अप्सरा के पेट में बाड़मेर के एक जूनी खाबड़ गांव में, कहाँ पे? जूनी खाबड़ गांव,
जूनी खाबड़ में, बाड़मेर के जूनी खाबड़ गांव में बाबूजी का जन्म हुआ है एक अप्सरा के पेट से। ध्यान रखना, ये वापस पूछा जा सकता है बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ, क्या कि मतलब ये थोड़ा एक टिपिकल टाइप का हो जाएगा, 2-4 गांव और डाल के जूनी खाबड़ गांव डाला जा सकता है। बाड़मेर में पड़ता है जूनी खाबड़ गांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो किले से है। सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग, राजप्रसाद, नीचे भाग के जलाशयों, समतल भाग का खेती के लिए सुरक्षित उस किले का नाम बताइए। जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, नागौर किला, गागरोन का किला। तो दोस्तों इसका आंसर तो कुंभलगढ़। अपन कुंभलगढ़ के बारे में पहले बहुत पढ़ चुके हैं। कुंभलगढ़ के 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं, अबुल फजल का पगड़ी गिर सकती है। और इसका मतलब वास्तुकार कौन था, ये मंडन वास्तुकार था। और इसका ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है, कटारगढ़ ऊपरी भाग कहलाता है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी के इस किले को जाना जाता है। और उसके बाद में इसको मतलब कुंभा ने मतलब 32 किलों का निर्माण कराया था, उसमें से ये महत्वपूर्ण किला था, याद रखने योग्य है। और समतल भाग खेती के लिए सुरक्षित कौन सा है, कुंभलगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोविंदगिरी के बारे में मतलब प्रश्न है अगला। गोविंदगिरी भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी प्रश्न जब तक आरपीसी ने आंसर की नहीं माना तब तक भी अलग अलग प्रकार के उत्तर बता रहे थे। सबसे पहला तो ऑप्शन दे रखा है कि भाई मतलब 1920 और 22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बिल्कुल इसके बारे में सही नहीं पूछा है, बिल्कुल ये सही है, इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद में एक अहमदाबाद के केंद्रीय कारागृह छूटने के बाद अपनी मृत्यु तो गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासित कर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब बारसोद में नहीं थे, यहाँ पे मतलब गांव के बारे में कहीं मतलब इन्होंने मिसमैनेज किया है, कहीं आंसर नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं है। और उसके बाद में गोविंदगिरी का प्रभाव बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया था, मतलब ये सही है बिल्कुल। हिंदू ढांचे को मतलब क्या है कि बहुत सारे आदिवासी हैं वो जो मतलब भील जो कि हिंदू धर्म को छोड़ के मतलब ईसाइयों के प्रभाव में आकर अन्य धर्म में जा रहे थे, तो इसके वजह से हिंदू प्रभाव ढांचे को संगठित किया। उसके बाद में 1927 से 1931 मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन दबाया था। ये गलत है, आरपीसी के अनुसार ये गलत है। तो इसका आंसर तो उन्होंने क्या माना है, गलत पूछा है तो बी और डी माना है। क्या है, बी और डी एक माना है। ऐसा माना जाता है कि भाई ये गोविंदगिरी बारसोद मतलब अहमदाबाद कह ऐसा उस 10वीं वाली मतलब बोर्ड में लिख रखा है कि भाई 1913 के मानगढ़ हत्याकांड बाद गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए, फांसी की सजा हुई। उसके बाद में अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह में, ये भी पूछा जा सकता है कौन केंद्रीय, अहमदाबाद के केंद्रीय कारागार में इनको रखा गया। कोई मतलब इनको मतलब आजीवन की मतलब फांसी की सजा हुई, फांसी के बाद में आजीवन कारावास दे दिया। उसके बाद में कि भाई जेल में इनका व्यवहार बहुत ही शानदार रहा। उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि भाई 7 सालों के बाद में गोविंद गुरु जी को छोड़ दिया था, मुक्त कर दिया। फिर 1920-21 में जेल रिहा कर दिया। ये शर्त रखी कि वो राजस्थान नहीं जाएंगे, गुजरात ही रहेंगे। उसके बाद में वो पंचमहल के अंदर वारसोद में रहे थे, लेकिन नवी वाली किताब में लिख रखा है झाड़ोल में मतलब ये इन्होंने मतलब झाड़ोल को गतिविधियों का केंद्र बनाया बाद में। तो यहाँ बारसो दे रखा है, ये बारसो दे रखा है, तो हो सकता है इसकी वजह से ये आंसर बी गलत माना हो। लेकिन बी तो मतलब है वो इसके, और ये भट्टाचार्य नहीं दबाया है, तो कहने मतलब बी और डी गलत है, ए और सी सही है। अगले प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रतियानों के अभिलेख में राज्य अधिकारी को कहा जाता था, राजपुरुष, दरबारी, सामंत, मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर तो क्या है, राजपुरुष इसका आंसर होगा। तो राजपुरुष मतलब घटियाला अभिलेख, घटियाला गुजर प्रतिहार का है, घटियाला अभिलेख, एक मिनट, घटियाला अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख में क्या बोला है, राजपुरुष बोला हुआ है। ध्यान रखना, घटियाला अभिलेख में साफ साफ ये शब्दों में लिखा हुआ है कि राज्य अधिकारियों क्या कहा जाता था, राजपुरुष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा के बारे में शानदार प्रकार का प्रश्न है। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में कौन सा ग्राम एकलिंगी जी के मंदिर में पूजा व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे, आनंद, कविता, गोगुंदा और मावली, आड़, कल्याणपुरा, जगत और कांकरोली, नागदा, कालदोड़ा, मालाखोड़ा और भीमाना, नाडो, धुले और रणकपुर और नालो। ये दोस्तों इसका आंसर 3 नंबर नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और मतलब ये भीमाना हो गई। तो दोस्तों ऐसा है कि भी 8वीं शताब्दी में ये मतलब है वो एकलिंगी जी का मंदिर बना हुआ है। कुंभा ने मतलब है वो इनको गांव दिए थे। मोकल ने मतलब इस मंदिर का एकलिंगी जी का मोकल ने पुनर्निर्माण कराया। याद रखने योग्य बात ये है, एक तो ये याद रखना है कि भाई वापस पूछा जा सकता है एक आधे के बारे में। एक तो ये याद रखना है कि नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना मतलब है कुंभा ने दान दिए थे। मोकल ने इस एकलिंगी जी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मोकल के बारे में ऐसा लिख रखा है कि इसके हिंदी ग्रंथ एक आदमी में कुछ ऐसे दे रखे थे कि वास्तुकार कौन थे। एक तो फन्ना था, मतलब एक मिनट, एक तो फन्ना और एक मन्ना और एक विसल,
ये मोकल के वास्तुकार थे फन्ना मीना वसल। इन्होंने क्या है कि मतलब इसे एकलिंगी मंदिर के मतलब है वो पुनर्निर्माण करवाने में वास्तुकार थे, ध्यान रखने योग्य बात की है। और नागदा, कालेड़ा, मालेखेड़ा, भीमाना ये तो थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तान किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं के रणथंभौर स्थापित किया था? तो दोस्तों 1194 की बात है। ये कब की है? 1194 की बात है। मतलब पृथ्वीराज थर्ड था, उसका लड़का था ये गोविंद पृथ्वीराज। ये मतलब वहां पर है वो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया तराइन के युद्ध 1192 के बाद में। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना वो मतलब एजेंट छोड़ के गया था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय है वो मतलब रणथंभौर स्थापित हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो आप नवयुग एकेडमी के मतलब टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टेलीग्राम जुड़िए। वहां से मतलब एसआई के लिए हिंदी की क्विज डाली जा रही है, अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्न डाले जा रहे हैं, करंट के भी बहुत अच्छे प्रकार के प्रश्न डाले जा रहे हैं और आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है वो 1857 के विद्रोहियों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ से रहुआ के किले पर लटका दिया। ये पहले पूर्व की वीडियो पर डिस्कस कर लिया। मेजर सावर्स, मेजर बर्टन, कर्नल लिडन, मैकमोसन। मैकमोसन के बारे में बात हो रही है। सावर्स कहाँ का था? एजेंट मेवाड़ का। बर्टन कहाँ का था? तो बर्टन मतलब कोटा का था। इडन कहाँ का था? इडन जयपुर का था। ये जयपुर का था। बर्टन कहाँ का था? कोटा का था। बर्टन कोटा का था। सावर्स मेवाड़ का था। कैप्टन मैकमोसन के बारे में बात हो रही है। मैकमोसन को आपको पता ही होगा मतलब 2 युद्ध हुए थे, 8 सितंबर और 18 सितंबर को, बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध, जिसमें मतलब ये मतलब एजी जीता। मैकमोसन सेकंड मतलब लॉरेंस ये चेलावास के युद्ध में मतलब इसकी बेचारे की है वो मतलब गर्दन काट के लटका दी थी कुशाल सिंह चंपावत ने। मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस आए थे और उधर से मतलब कुशाल सिंह चंपावत 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में मैकमोसन का सिर काट के मतलब लटका दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल आड़ की संस्कृति संबंधी? पहले भी प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। आड़ के मतलब लगभग 70 से 80 आड़ के केंद्र है, उनमें से पूछा जा रहा है वापस बार बार। एक तो पूछा जा रहा है कि पिंड, एक आलोद, बारोड़, गिलोद कौन सा संबंधित नहीं है? तो बरौर है ना, बरौर ये याद रखने योग्य है। बरौर कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। बरौर गंगानगर में पड़ता है। और ये गिलुंड भी कहाँ से जुड़ा हुआ है? आड़ से जुड़ा हुआ है। आलोद भी अपन पूर्व डिस्कस कर दिया गिलुंड के बारे में, आलोद के बारे में, पिंड के बारे में। तो आप पुराने वीडियो देखें, यदि पहली बार देख रहे हो तो पुराना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर पुराने वीडियो देखें, वहां इनके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके। ये गंगानगर का है। और मतलब गंगानगर में और भी याद रख सकते हो आप। ये वापस एक तो है बिजोर, कौन सा? एक मिनट, बिजोर वो भी गंगानगर में पड़ता है। एक तरखान वाला डेरा है, कौन सा? तरखान वाला डेरा, ये भी कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। उसके बाद में एक है सौती, कौन सा? सौती, ये भी कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। किसके? सिंधु घाटी के, आईवीसी के स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, इसलिए ये क्या है? आड़ से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी तीनों क्या है? आड़ से जुड़े हुए हैं। गंगानगर से जुड़ा हुआ है बरौर, बिजोर है और तरखान वाला डेरा है। ये सारे कहाँ से जुड़े हुए हैं? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से, गंगानगर में। और एक कर्णपुरा पड़ता है, वो हनुमानगढ़ में, ध्यान रखने योग्य बात है। कर्णपुरा है और कालीबंगा है, वो तो हनुमानगढ़ में, आप लोग जानते ही होंगे। ये अपन स्कूल लेक्चरर के पहले तो ABCDE ग्रुप के 5 वो किए, फिर सेकंड ग्रुप मतलब सेकंड पेपर हिस्ट्री के 25 एक प्रश्न थे वो किए। उसके बाद में मतलब जुलाई माह में ही PRO का एग्जाम हुआ था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जो भी प्रश्न किए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो विजय सिंह पथिक के बारे में पूछा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया के कर्षक आंदोलन को विख्यात किया था? तो दोस्तों आप जानते होंगे ये मतलब है वो प्रताप अखबार के बारे में बात, पहले प्रताप के बारे में। तो ये कहाँ से पहले प्रकाशित होता था? कानपुर से। बहुत ही प्रारंभिक स्तर का फैक्ट है। कौन प्रकाशित करते? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। विजय सिंह पथिक के दोस्त थे। विजय सिंह पथिक के कहने पर इन्होंने क्या है कि मतलब प्रताप अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारी मतलब खबरें छापी थी और जिसके माध्यम से इसको मतलब भारत में पूरे तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस किया था। तो प्रताप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप कानपुर से छपता था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके मतलब संपादक थे, जिसके मतलब विजय सिंह पथिक ने इनको चांदी की राखी भी भेजी थी। ये लोकवाणी अखबार है। लोकवाणी देवी शंकर तिवारी का है। किसका है? देवी शंकर तिवारी का है, जो कि कहां से निकालते? जयपुर में निकालते थे, जमनालाल बजाज की याद में। याद रखने योग्य बात है।
लोकवाणी अखबार देवी शंकर तिवारी का है, जमनालाल बजाज की याद में जयपुर से निकालते थे, लेकिन बिजोलिया कृष्ण प्रताप का था, गणेश शंकर विद्यार्थी उसके संपादक थे, कानपुर से अखबार निकाला जाता था। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला, अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि के संपादकीय दायित्व से कौन जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसके बारे में मतलब लज्जाराम जी मेहता, तो लज्जाराम जी मेहता के बारे में एक हिंदी साहित्य के बारे में हिंदी साहित्य के बारे में ये लिखते थे, कहने मतलब इतना याद रखने योग्य बात है हिंदी साहित्य के बारे में। कौन? लज्जाराम मेहता। उसके बाद में सिद्धराम जी डड्डा, ये गांधीवादी थे, जयपुर से जुड़े हुए थे। क्या थे? गांधीवादी थे, मतलब गांधीवादी थे, जयपुर से थे। पूछा जा सकता है, मतलब इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई ऐसा मतलब तथ्य हो जहां से मतलब जिसमें सिद्धराम जी डड्डा का नाम हो और कहीं अजमेर से जोड़ रखा हो, तो आप याद रखने योग्य बात है कि ये जयपुर से थे, गांधीवादी नेता थे। उसके बाद में चंद्रधर्म, ये तो आधुनिक समय के थे, मतलब ये निबंधकार है, मतलब निबंधकार है, ये तो आप जानते होंगे, खूब सारे इनके मतलब निबंध वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने, चंद्रधर्म गुलेरी। और इसका आंसर हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे, जिसने क्या है त्याग भूमि अखबार छापते थे, मतलब 1927 में इस अखबार को छापा था सबसे पहले। और मतलब ये हर महीने आता था, एक बार आता था, एक महीने में एक ही प्रश्न निकलता था, हिंदी में निकलता था। किस में निकलता था? हिंदी में निकलता। हरिभाई उपाध्याय 1927 में शुरुआत किया था, और इस अखबार से बहुत सारे आरपीसी ने प्रश्न बनाए हैं। पहले तो इसमें पृष्ठ कितने आते थे, ये एक एग्जाम में पूछा था, 64 पृष्ठ आते थे। किसमें? त्याग भूमि अखबार। उसके बाद में क्या आ जाता है कि इसमें 1/4 भाग है वो महिलाओं के लिए समर्पित थे, तो 64 का 1/3 कितने हो गए, तो मतलब है वो 16 पेज हो गए। 16 पेज है वो मतलब महिलाओं के बारे में आते थे। ये अभी आरपीसी ने पूछ लिया एक एग्जाम में कि भाई मतलब 16 मतलब हरिभाई उपाध्याय का त्याग भूमि अखबार में महिलाओं के लिए कितने पेज सुरक्षित थे, तो 16। उस 16 पेजों को क्या कहते थे, तो आधी दुनिया, ये पूछा जा सकता है मुझे लगता है। क्या बोलते थे? आधी दुनिया। महिलाओं के बारे में आते थे, उसके बारे में क्या बोलते? आधी दुनिया। किसने साहब थे? हरिभाई उपाध्याय। कब साहब थे? 1927 से। अजमेर से हर महीने में एक बार आता था, हिंदी का समाचार था, 64 पेज थे, जिसमें 1/4 है वो महिलाओं, 16 पेज यानी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे प्रकार के तथ्य थे, आप देख सकते हो कि अगले कई एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है कि भी राजस्थान में लोक नाट्य का एक रूप है, लोक नाट्य का कौन सा है? सबसे पहले इन्होंने दे रखा है चक्री, नहीं ये तो नृत्य है भाई, नृत्य है। चक्री कौन करते हैं, मतलब ये कंजरों का है। किसका है? कंजरों का चक्र। गरबा तो अपना राजस्थान में क्या है? नृत्य है। गरबा तो नहीं है, गुजरात के प्रभाव वाले क्षेत्र में है, लेकिन पश्चिम मारवाड़ में भी खूब किया जाता है। उसके बाद में घूमर भी राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये क्या है? नृत्य। और ख्याल क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा लोक नाट्य। ख्याल है, 3 तो गर्भ मतलब नृत्य है, और ख्याल क्या है? लोक। ख्याल मतलब जयपुर की प्रसिद्ध है मंदरंखा, आप जानते होंगे मंदरंखा से जुड़े हुए थे जयपुर के, और भूपत खां है, मंदरंखा जुड़े हुए थे। 3 नृत्य हैं। उसके बाद में चौथा ये। अगला प्रकार का प्रश्न है, वापस समाचार पत्रों से पूछा है कि जयपुर से राजस्थान समाचार, जोधपुर से राजपूताना गजट, बूंदी से सर्वहित, अजमेर से समाचार मारतंड। इन्होंने पूछा सही कौन सा? 3 तो गलत है और 1 सही पूछा है। बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न है, सही पूछा है। तो भाई देखो, पहला तो है जो मतलब इसमें क्या है कि पहला मतलब जयपुर से राजस्थान समाचार बिल्कुल मतलब है वो, इसमें आंसर तो क्या है? 3 हो जाएगा। ये बूंदी वाला सर्वहित वाला बूंदी का, ये मतलब जयपुर से समाचार पत्र था ना, ये कहाँ से छपता था? ये मतलब जयपुर दे रखा है राजस्थान समाचार, ये अजमेर से छपता था। कहाँ से छपता था? अजमेर से। कौन? मुंशी मुंशी समर्थदान द्वारा 1899 में अजमेर से छपता था। इन्होंने जयपुर दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गए। राजस्थान समाचार किसका है? मुंशी समर्थदान का। कहाँ से छपता है? अजमेर से। ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरा दे रखा है कि जोधपुर से राजपूताना गजट, नहीं ये भी कहाँ से छपता था? अजमेर से, इसलिए ये गलत हो गया। तो पहला तो किसका है? मुंशी समर्थदान का है, जो कि अजमेर से। इन्होंने जयपुर दे रखा है। दूसरे में जोधपुर दे रखा है राजपूताना गजट, नो की, जो कि अजमेर से आता था। किसका था? ये मुराद अली का ये अखबार था। कौन सा? मतलब राजपूताना गजट। उसके बाद में तीजा सही बिल्कुल बूंदी में सर्वहित था, और मतलब अजमेर से आज समाचार मारतंड, ये मतलब क्या है कि भारत का प्रथम अखबार है। ये जुगल किशोर का, किसका था? जुगल किशोर का था। भारत का पहला, यदि आपने इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री में समाचार पत्र वाला टॉपिक पढ़ा हो, आप निश्चित रूप से ये तथ्य पढ़ा होगा। उद्यंत मारतंड है वो कलकत्ता से छपता था, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। भारत का पहला हिंदी समाचार कौन सा था? भारत का फर्स्ट हिंदी समाचार
उद्दत मारतंड, इसका पूरा नाम नहीं दिया, समाचार मारतंड दिया, वैसे उसका पूरा नाम उद्दत मारतंड है। कलकत्ता से छपता था। पंडित जुगल किशोर जी इसके क्या थे, मतलब संपादक थे। अगले तथ्य की और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो दोस्तों, बप्पा रावल के बारे में पूछा है इन लोगों ने, कौन सा कथन क्या है, असत्य है। पहला तथ्य दे रखा है कि बप्पा की राजधानी चावंड थी। दूसरा तथ्य दे रखा है बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगी के मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा दे रखा है कि सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। और चौथा दे रखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम। बिल्कुल, ये पहले वीडियो में अपने सबसे पहला वीडियो आया था, उसमें डिस्कस किया था कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। डिप्टी जेलर में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि मतलब मैंने वहीं डिस्कस किया था, पूछा तो और कई प्रकार का प्रश्न था, लेकिन वहां मैंने डिस्कस किया कि ओझा जी के अनुसार इसकी उपाधि कालभोज थी। बिल्कुल, ये चौथा तो सही है, इन्होंने सही नहीं पूछा। तीसरा है कि सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की। बिल्कुल, सीवी वेद ने इसकी तुलना, ये भी तथ्य सही है कहने का मतलब। ऊपर पूछा है कि बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगी जी का मंदिर निर्माण करवाया। बिल्कुल, कैलाशपुरी में एकलिंगी जी मंदिर, अभी कैलाश में जो कि अपने पूर्व में डिस्कस किया है, वो एकलिंगी मंदिर बप्पा रावल द्वारा। यहाँ चावंड, यहाँ क्या है, ये इसका आंसर तो ये हो जाएगा, चावंड नहीं थी। चावंड तो प्रताप के समय राजधानी थी, इन्होंने पहले डाल दी। तो बप्पा रावल के समय क्या थी, नागदा थी। नागदा सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी आपको याद रखना है, बप्पा रावल ने नागदा बसाई। नागदा बसाने के बाद में अमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक समय, और मतलब वो 1227 में युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में बहुत सारे युद्ध होने के बाद में इसको राजधानी चित्तौड़ बसाया। किसने, अमीर ने। अमीर ने राजधानी कहाँ बसाया, चित्तौड़। पहले कहाँ थी, नागदा थी, नागदा चित्तौड़ बनी। प्रताप ने चावंड बनाई, प्रताप ने क्या बनाई, चावंड। तो राजधानी का क्रम याद रखना है आपको। और मतलब और बप्पा रावल के बारे में तथ्य पूछे जा रहे हैं। पहले एक डिप्टी जेलर में भी अपने प्रश्न देखा था, बप्पा रावल के बारे में था। और भी उपाधियां याद रख सकते हैं, इनको हिंदुआ सूरज नाम से जाना जाता है। हिंदुआ सूरज है इनकी उपाधि। एक राजगुरु है, क्या है, राजगुरु। और उसके बाद में एक चकवे है, चकवे भी उपाधि किनकी है, बप्पा रावल की है। और 115 ग्रैन के सोने के सिक्के चलाए थे, किसने, बप्पा रावल ने। राजगुरु, चकवे, हिंदुआ सूरज और बप्पा कैलाशपुरी में एकनाथ मंदिर। बप्पा रावल की तुलना फ्रांसिस में ओझा जी ने इनको क्या कहा है, वास्तविक नाम कालभोज था, ऐसा बोला है इन्होंने। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजपूताना के किस शासक, अगला तथ्य दे रखा है कि राजस्थान किस शासक के लेखन में उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटक, मेदपाटी, महाराष्ट्री भाषाओं ज्ञान होने की। बिल्कुल, ऐसा तो एक ही हो सकता है जो कि आरपीसी का फेवरेट, कुंभा के बारे में कहा जाता है कि वो संस्कृत अभिज्ञाता था, प्राकृत भाषा का भी था, कर्नाटकी का भी था, मेदपाटी महाराष्ट्री भाषाओं का बहुत सारा ज्ञान था उनको। और उन्होंने खूब सारी पुस्तकें लिखी। एक तो लिखी सुधा प्रबंध, कौन सी, सुधा प्रबंध। बिल्कुल, सुधा प्रबंध किंग की है, इनकी है। उसके बाद कामराज रतिसार अपने पूर्व में भी डिस्कस की थी। कामराज रतिसार है। संगीत सुधा है। उसके बाद में कौन सी है, संगीत मीमांसा है। उसके बाद में संगीत राज है, 5 भाग है उसके, वैसे संगीत राज है। ये तो कुंभा द्वारा पुस्तक है, ठीक है। कौन सी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। और उसके बाद में इन्होंने 4 नाटक लिखे थे अलग अलग भाषाओं में। याद रखने योग्य बात है, 4 नाटक लिखे थे अलग अलग भाषाओं में। एक तो रखा था मुरारी संगति। किस में लिखा था, ऐसा बोला जाता है ये कन्नड़ में लिखा था, कन्नड़ में। उसके बाद में रस नंदिनी, कौन सा, रस नंदिनी किस में लिखा था, मेवाड़ी में लिखा था। रस नंदिनी मेवाड़ी में लिखा था। और उसके बाद में ऐसा बोला जाए, एक लिखा था नंदिनी वर्ती किस में लिखा था, मतलब मराठी में लिखा था। उसके बाद में एक आतुल्य चातुरी, ये किस में लिखा था, संस्कृत में। तो ये कुंभा के आप 4 नाटक, आतुल्य चातुर्य संस्कृत में, नंदिनी वर्ती है वो मतलब मराठी में, और उसके बाद में रस नंदिनी मेवाड़ी में, मुरारी संगति कन्नड़ में। 4 नाटक थे अलग अलग भाषाओं में। इस आधार पर इनको माना जाता है कि कुंभा को बहुत सारी भाषाओं, साहित्य वगैरह, विजय स्तंभ के बारे में लिखा जाता है कि ये नाटक भी विजय स्तंभ के ऊपर है, वो मतलब उत्कीर्णित है कि भाई इन भाषाओं में है वो कुंभा द्वारा नाटक लिखे गए थे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रकार का, ये भी वापस रिपीट हुआ है। आप समझ सकते हैं पीवाई क्यू जो अपन सीरीज कर रहे हैं इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सारे प्रश्न लगभग आधे प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ प्रश्न तथ्यों से वापस उठाए जा रहे हैं, घुमा घुमा के वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, निम्न में से किस कछवा शासक है आमेर की राजधानी के रूप में? पिछला जो सेकंड नंबर का वीडियो उसमें अपन पढ़ा था कौकिल दे रखा था, तो मैंने उस समय बोला था कि इनका पूरा नाम काकिल देव है। बिल्कुल इसका आंसर काकिल देव है। मतलब कछवा को शासक को आमेर को अपनी राजधानी किसने स्थापित की? तो इसका मतलब आपको पता होगा। सबसे पहले तो वैसे मतलब इनका दूल्हे राय आया था, दूल्हे राय इसने दौसा बसाई थी कहने मतलब राजधानी, मतलब आमेर नहीं थी, दौसा बसाई थी। और दौसा में क्या है, गुजरों को हराया था इन्होंने, मतलब बड़े गुजरों को हरवाया था और दौसा पर अधिकार कर लिया। और जमवा रामगढ़ मीणाओं को भी इसने हराया था। उसके बाद में मतलब ये मतलब कछवा शासक मतलब कोकिल देव है, इन्हें मीणाओं को हराकर 1207 में, कब ये याद रखना है तथ्य कहना, मतलब बार बार कोकिल देव के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कब पूछा जा सकता है कि भाई कब कब्जा किया, तो फैक्ट दे सकते हैं वापस। 1207 में मतलब है वो कोकिल देव ने आमेर पर कब्जा किया तथा अंबिकेश्वर मंदिर, कौन सा, अंबिकेश्वर मंदिर बनवाया, कहाँ पे, आमेर में। और आगे जाकर 1727 में जयपुर बनी थी। कब? 1727 में जयपुर सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई थी। तो याद रखने बात है कि पहले तो मतलब ये भी पूछा जा सकता है पहले दौसा रही थी, दौसा किसके समय रही थी भाई? दौसा दूल्हे राय के समय रही थी। कोकिल देव ने वो आमेर बसाई, जयपुर सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर बनाई। जयपुर की राजधानी भी मेवाड़ की तरह 3 बार 3 जगह अलग अलग समय अलग अलग रही। इसका आंसर कोकिल देव हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, शानदार लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा पुरास्थल युग्म सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा है। अधिकतर प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं आजकल। इसमें पूछा है कि बीज हुआ कहां से है? अलवर से। बिल्कुल पुरास्थल के बारे में मतलब प्राचीन समय के पूछे अलवर से। और भी आप याद रख सकते हैं एक डडीकर, कौन सा, डडीकर, वो भी कहाँ है? मतलब 10वीं बोर्ड किताब दे रखा है ये डडीकर वाला फैक्ट। अलवर से डडीकर है। और बीज हुआ भी कहाँ से जुड़ा हुआ है? अलवर। उसके बाद में दूसरा दे रखा है कि नो कहाँ है? भरतपुर में है क्या? बिल्कुल भरतपुर में है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दे रखा है कि सोनारी झालवाड़ा में है क्या? भाई नहीं, ये तो झालवाड़ा में नहीं। इसका आंसर तो ये हो जाए। जोधपुरा कहाँ है? जोधपुरा बिल्कुल जयपुर में। सोनारी कहाँ है? तो सोनारी भाई झालवाड़ा में तो नहीं है, सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। सोनारी झुंझुनू में। कांतली नदी के किनारे हैं, ये आप सबको पता है, बहुत ही आसान स्तर के फैक्ट है। कांतली नदी में लोहे गलाने की भट्टी मिली है। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में है। इसे धरतुल घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरतुल घाट। ये पूछा हुआ है एक एग्जाम में, किसको? जोधपुरा को क्या बोलते हैं? धरतुल घाट। और साबी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे है। लोह युगीन केंद्र है, लोह युगीन, ध्यान रखना। जोधपुरा दे सकते हैं तांबेवाड़ा में 2-3 में मिला के। जोधपुरा कहाँ का है? लोह युगीन केंद्र है, धरतुल घाट के नाम से, साबी नदी के किनारे। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में, कांतली नदी के किनारे हैं। बीजवा मतलब अलवर में है। एक डडीकर भी पड़ता है। नो भरतपुर में, बिल्कुल नो भरतपुर में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकीकरण से इन्होंने प्रश्न दिया है। यूनाइटेड स्टेट फॉर ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासतों की संख्या। बिल्कुल बहुत ही आसान स्तर का है, ज्यादा कोई लफड़ेबाजी है नहीं। वैसे आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन से में जुड़े थे, कितने। कुल मिला के इन्होंने पूछा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर जुड़ा था ना, उसमें कितने मतलब हो गए थे कुल मिलाकर? 16, 18, 19 और 17। तो दोस्तों आप जानते हो कि सबसे पहले मत्स्य संघ जुड़ा था, मत्स्य संघ हुआ था सबसे पहले। तो उसमें कितनी रियासत थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 थी। उसके बाद में दूसरा चरण राजस्थान संघ बोलते हैं, जो सेकंड चरण था, जिसमें क्या वागड़ वाली रियासतें थी। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके बाद माड़ोती थी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा वाली, कुछ ठिकाने भी थे, कुशलगढ़, लावा वाले। तो उसमें कुल मिला के 9 थी, तो ये 9 हो गई। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान बोलते हैं, मेवाड़ में जुड़ गया था तो मतलब 10 हो गई कहने, मतलब एक मेवाड़ हो गया तो ये कहने मतलब 10 हो गई। 10 और ये 10 हो गई। उसके बाद में मतलब वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान आप पता है मैंने पूर्व में डिस्कस किया इसी वीडियो में। 4 रियासत है। सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये हो गई 4। तो दोस्तों अभी ये मतलब 4 हो गई, तो 10 और 4 कितने हो गई? 14। 14 और 4 कितने हो गए? 15, 16, 17 और 18। तो दोस्तों मतलब इसका आंसर क्या होगा जाएगा? 18। इसने क्या पूछा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, वृहत राजस्थान। जो शंकरदेव राव कमेटी के बाद में मतलब मत्स्य संघ जुड़ने के बाद में ये व्रत बोलते हैं, इसे व्रत बोलते हैं। जो 4 रियासत जुड़ी इसमें मतलब है वो मतलब मत्स्य संघ जुड़ते हैं तो ग्रेटर राजस्थान मतलब संयुक्त व्रत राजस्थान बोलते हैं। उससे मैं मतलब पूछ रहे हूँ, तो कुल 18 आंसर हो जाएगा। याद रखने योग्य है। आप मतलब पूरा एकीकरण को एक पेज में सॉर्ट आउट करें, सारे रियासतों लिखें, पूछा जा सकता है किसी स्तर का प्रश्न। आप आसान स्तर के प्रश्न की अपेक्षा न करें। अब वर्तमान में बहुत ही कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगले मतलब इससे आगे वाले में पूछा जा सकता है कितने जुड़ी, ये जुड़ी, मतलब कितनी रियासतें अलग हो गई थी, कितने चरण में थी। एक चरण का भी पूछा जा सकता है। दूसरे में याद रखने योग्य बात 9 थी, ये भी पूछा जा सकता है फैक्ट। उसके बाद में तीसरे चरण का ऐसे पूछा जा सकता है भाई कितनी रियासतें हो गई थी कुल मिला के, तो 10।
तो कहने का मतलब सारे तथ्य याद रखें आप, और एक पेज में आप शॉर्ट नोट्स टाइप बना सकते हैं, वापस तथ्यों को बार बार याद करें तो याद हो जाएगा निश्चित रूप से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो राजस्थान बोर्ड की 10वीं की पुस्तक से उठाया है, बहुत ही आसान स्तर का प्रश्न है। राजस्थान के किस किले के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर का है? अजमेर का तारागढ़, और तारागढ़ तो कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और मतलब उसके बाद में बूंदी का तारागढ़, और उसके बाद में सवाई माधोपुर रणथंभौर, जयपुर का नारगढ़। तो दोस्तों मतलब ऐसी बात है कि ये इसका आंसर तो क्या होगा? ये होगा अजमेर का तारागढ़। ऐसा माना जाता है कि विलियम बेंटिक है वो 1832 में आया था। कब? 1832 में अजमेर आया था, और बेंटिक यहाँ देखा और उसके मुंह से निकल पड़ा कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा हुआ है, गढ़ बीटली और अजय मेरू। उसी पुस्तक में लिख रखा है 10वीं वाली में कि अजय मेरू के नाम से भी इसको जानते हैं। गढ़ बीटली अजय मेरू के नाम से जानता है। इसमें लिखा हुआ है कि शाहजहां के समय मतलब दुर्गा अध्यक्ष, मुझे ऐसा लगता है ये तथ्य आपको निश्चित रूप से याद करना चाहिए, और अगले कई मतलब पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उसी किताब में लिखा है कि शाहजहां के समय मतलब यहाँ का एक दुर्ग अध्यक्ष था, उस दुर्ग अध्यक्ष, उस किताब में मतलब और तो दुर्ग अध्यक्षों के बारे में नहीं, उस दुर्ग अध्यक्ष के बारे में लिख रखा है। आएगा तब मतलब ये क्या है कि कोचिंग वाले बोलेंगे कि बहुत ही मतलब ये पूछा जा रहा है किसके समय, लेकिन इस एक दुर्ग अध्यक्ष के बारे में उस किताब में लिख रखा है कि भाई विट्ठल दास। कौन सा? विट्ठल दास गौड़। ये क्या था? मतलब क्या विट्ठल दास गौड़ मतलब शाहजहां के समय था, इसका मतलब दुर्गाध्यक्ष था। ये जो गढ़ बीटली दुर्ग पड़ा है ना, मतलब उस किताब में लिख रखा है गढ़ बीटली दुर्ग नाम इन विट्ठल दास गौड़ के नाम से कारण पड़ा है इस किले का नाम। तो बिल्कुल ये आप तथ्य याद रखें, मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है। और टॉड ने इस किले के बारे में जो इसके तथ्य के बारे में और किलों के बारे में आजकल बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, वापस पूछा भी जा रहे हैं। तो इस किले में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मतलब टॉड ने मतलब कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि भाई ये किला अजय पाल ने निर्माण कराया है। बिल्कुल उसने कहा अजय पाल ने करवाया। 14 बुर्जे हैं इसमें, और घूंघट है, उसके बाद में ये गुगड़ी है, उसके बाद में एक है फूटी है, उसके बाद में बांद्रा है और इमली है। ये एक बार पूछा हुआ है, ध्यान रखने योग्य बात है। ये दे रखे मतलब ये मतलब बुर्जे दे पूछा था ये कौन से किले में सम्मिलित है। घूंघट, घुंगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली ये कहाँ से है? ये अजमेर के किले से मतलब 14 बुर्ज हैं अजय पाल ने टॉड के अनुसार। और दुर्गा अध्यक्ष का नाम क्या था? विट्ठल दास गौड़। और 14 बुर्ज हैं इसमें मतलब है शाहजहां के समय शासन। बूंदी के बारे में, बूंदी के तारागढ़ के बारे में याद करें तो ये मतलब भित्ति चित्रों के नाम से फेमस है। भित्ति चित्रों के नाम से तो आपको पता ही होगा, एक ही किला फेमस है राजस्थान का, बूंदी का तारागढ़। और रणथंभौर के बारे में बहुत सारे पढ़ लिए थे अपने फैक्ट। 32 खंभों की छतरी है इसमें, एक याद रखने योग्य बात है, याद रखो तो 32 खंभों की छतरी है। जोगी महल, सुपारी महल, अमीर मतलब गणेश, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी यहीं बना हुआ है। और नाहरगढ़ के बारे में अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाहरगढ़ मतलब नाहरगढ़ किले के बारे में बात करें तो मतलब पूर्व वीडियो में बहुत सारी चर्चा कर ली थी वैसे नाहरगढ़ के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भरतपुर के संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, सुंग कुषाण कालीन, गुप्त कालीन, हर्षवर्धन कालीन। तो दोस्तों ऐसी बात है कि इसका आंसर तो क्या होगा? सुंग और कुषाण कालीन समय। यक्ष यक्षिणियों के बारे में एक बार आरएस प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा हुआ था, तो आप याद रखें कि ये सुंग और कुषाण कालीन संबंधित थी। तो दोस्तों मौर्य काल के समय तो ऐसी मूर्ति कला के बारे में ज्यादा अपन जानकारी मिलती नहीं है मौर्य काल के बारे में। गुप्त कालीन में मूर्तियां मिलती है, लेकिन गुप्त काल में कौन सी? वो कुर्मवाहिनी गंगा और मकर वाहिनी वाली वो मूर्तियां मिलती है। कौन सी? कुर्मवाहिनी गंगा, मकर वाहिनी गंगा वाली मूर्तियां गुप्त काल के समय मिलती है। और हर्षवर्धन के समय ऐसी मूर्ति, लेकिन मौर्य उत्तर काल में निश्चित रूप से अच्छी मूर्ति कलाएं थी, लेकिन इन्होंने इसमें ऑप्शन के हिसाब से सुंग और कुषाण कालीन मूर्ति कलाओं के बारे में आप मतलब है वो अच्छे प्रकार के तथ्य याद रखें। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? बिल्कुल बहुत ही कठिन स्तर का प्रश्न है, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस पढ़ देता हूँ। देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? भगता और हरचंद, कंवड़ा प्रथम और कंवड़ा द्वितीय, चोखा और बैजनाथ, घासीराम और तुलसीराम। तो दोस्तों बात अच्छी है, तो इसका आंसर तो क्या होगा? पहले तो याद रखा है कि घासीराम और तुलसीराम होगा। मेवाड़ की उपशैली है, अभी अपन डिस्कस किया था देवगढ़ कहाँ की है, मेवाड़ की उपशैली है। श्रीधर अंधारे एक नाम पड़ता है, श्रीधर अंधारे, नाम अंधारे था लेकिन इसको प्रकाश में लाने का किसको? श्रीधर मतलब अंधारे, श्रीधर अंधारे मतलब देवगढ़ शैली को प्रकाश लाने का श्रेय जाता है। बिल्कुल
उसके बाद में देवगढ़ शैली से कुछ चित्रकार जुड़े हुए थे, उन चित्रकारों के बारे में याद रखें। तो सबसे पहले याद रखने योग्य बात है, एक तो थे बगता। कौन थे? 10वीं वार्ड की किताब में से ये तथ्य मैंने उठाए। द बगता थे, कंवड़ा थे। कंवड़ा दो थे, फर्स्ट और सेकंड, इस प्रश्न में दे रखा, देख लो आप। कंवड़ा प्रथम और कंवड़ा द्वितीय। उसके बाद में एक अर्चन थे। उसके बाद में एक नंगा थे, नंगा। और चौथा थे चौखा। उसके बाद में बैजनाथ। मतलब वहां से उन्होंने हूबहू पूरे पूरे ऑप्शन उठा लिए, बेचारे इस नंगा को नहीं उठाया था, एक को। सारे के सारे ऑप्शन देख लो, बगता उठाया, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा द्वितीय, अर्चन, चौका, बैजनाथ। तो आपको निश्चित रूप से ये सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलना है आजकल। बगता थे, कंवड़ा प्रथम और कंवड़ा द्वितीय देवगढ़ से जुड़े हुए, अर्चन भी थे, नंगा थे, बैजनाथ से, चौका थे। ये कहाँ से थे? देवगढ़ से थे। और उस देवगढ़ के बाद में अभी याद करें तो अपन मेवाड़ का एक दूसरा ठिकाना कौन सा था? नाथद्वारा। नाथद्वारा भी था। तो नाथद्वारा से कुछ संबंध थे, जैसे नारायण। कौन सा? नाथद्वारा से नारायण थे, राम थे। नाथद्वारा वैसे भी मंदिर है, तो ऐसे ही नारायण भी मतलब पर्यायवाची, वैसे भगवान के नाम से चंपालाल, चंपालाल। उसके बाद में घासीराम, घासीराम है। उसके बाद में तुलसीराम, घासीराम, तुलसीराम, कमला, इलायची, आप सबकी फेवरेट कमला और इलायची। तो देखो घासी और तुलसीराम कहाँ के थे? नाथद्वारा के, इन्होंने यहाँ डाल दिए। तो आपको सारे के सारे नाथद्वारा और कम से कम देवगढ़ के सारे चित्रकार याद रखने हैं। मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। एक तो मतलब देवगढ़ में बगता, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा द्वितीय, अर्चन, चौखा, नंगा, बैजनाथ थे। सिरदर अंधारे द्वारा क्या है? प्रकाश में लाना के सेरे जाते। नाथद्वारा में तो कौन थे? नारायण थे, चंपालाल थे, राम थे, घासीराम थे, तुलसीराम थे, कमला थी, इलायची थी। और मतलब उसके बाद में ये देवगढ़ है ना, देवगढ़ जो मेवाड़ श्रेणी के प्रथम 16 उमराव थे ना, उन्हीं में से एक था। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छे प्रकार का फैक्ट है कि ये देवगढ़ चित्रकला में मारवाड़, एक मिनट, मारवाड़, मेवाड़ और डुंडाड़, तीनों का मिश्रण है। ऐसी राजस्थान की कौन सी शैली है जिसमें देवगढ़ वाली में तीनों का मिश्रण है? और चित्रकारों के बारे में याद रखें, निश्चित रूप से वापस आपको प्रश्न मिलने देख सकता है। अगले प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, शहनाई, भपंग। उसके बाद में बांसुरी। बिल्कुल बांसुरी है, अलगोजा है, शहनाई है, और उसके बाद में क्या है? भपंग नहीं है। भपंग क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है। भपंग क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। और तो दोस्तों एक मतलब बांसुरी आपको पता ही होगा। बांसुरी मतलब शहनाई वैसे विवाहों के अवसर पर बजाई जाती है। और उसके बाद में मतलब बांसुरी है। और तो दोस्तों आपको पता होगा मतलब बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह खां क्या बना देते? बांसुरी। और अलगोजा मतलब भपंग कौन? जहूर खां मेवाती। बिल्कुल कौन? जहूर खां मेवाती जो जुड़े हुए थे। कमायचा मतलब है वो रामनाथ चौधरी है, वो नाक से बजाते हैं। बिल्कुल ये याद रखने योग्य बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन। बिल्कुल अपने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर लिया है। राजपूताना मध्य भारत कर्मचारी चयन बोर्ड तो आप याद रखना है 1918 आंसर मांग रहा है। आरपीसी 1919 आंसर मांग रही है। दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन तो दिल्ली में ही हो गया था। तो आज वहीं स्थापना की दिल्ली में हो गया था। दूसरा अमृतसर में। दूसरा कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? अजमेर में। ये हमेशा तीसरा ही पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तीसरा वैसे भी याद रख सकते हैं, 3 भी ऐसा लिखते हैं। तीसरा अजमेर। और चौथा कहाँ हुआ है? नागपुर चौथा हुआ है। तो ध्यान रखने योग्य है। इसमें क्या पूछा है? तीसरा पूछा है, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बगड़ावतों की कथा के बारे में है। आप जानते होंगे भगवान देवनारायण जी के बारे में प्रश्न है ये। बगड़ावतों की कथा का वाचन बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? रवाज, तंबूरा, जंतर, रावणता। तो दोस्तों ऐसी है कि रावणता तो क्या है? बाबूजी के भोपे मतलब बजाते हैं। तो वो कौन सा है? रावणता। बाबूजी के भोपे बजाते हैं रावणता के बारे में। जंतर वाद्य यंत्र किसके है? देवनारायण जी की। जंतर वाद्य यंत्र तो देवनारायण के बारे में जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और बगड़ावत गूंज रहे देवनारायण जी के बारे में, और रावणता बाबूजी के। और मतलब ऐसा एक 10वीं वाली किताब में मुझे एक अच्छा तथ्य देखने को मिला था कि भाई देवनारायण जी की फड़ है ना, वो क्या भाई हर रात ऐसा लिख रखा था
हर रात 3 पहर, 3 पहर, और मतलब 6 माह में, 6 माह में पूरी होती है, यदि इतनी बड़ी है। अपन सामने तो ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ऐसा मतलब फैक्ट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 6 माह में, 4 माह में कब पूरी की जाती है। तो हर रात 3 पहर 6 माह में देवनारायण जी की फड़ पूरी होती है। जंतर वाद्य यंत्र से बजाया जाता है। रावणता पाबू जी की है, प्रसिद्ध फड़ तो पाबू जी की है, सबसे बड़ी फड़ किसकी है आप जानते होंगे, देवनारायण जी भगवान की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विद्वानों में अय्यरवाटी के ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक कौन थे? पहले तो आपको याद रखना अय्यरवाटी कहाँ बोली जाती है, तो अय्यरवाटी मतलब अलवर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसमें मतलब 2 भाषाओं का, एक तो बागरू, कौन सी, एक आपने ये नहीं सुनेगी, बागरू हरियाणा की है, बागरू हरियाणा की, और एक है मेवाती, मेवाती मेयो क्षेत्र की। इन दोनों का जॉइंट है, मतलब इन दोनों का प्रभाव किसमें है, अय्यरवाटी भाषा में। और ये बहरोड कहाँ बोली जाती है, ये बहरोड, बहरोड है, मुंडावर है, नीमराणा है, बहरोड, मुंडावर, नीमराणा में बोली जाती है। और बागरू हरियाणा की, मेवाती अलवर की, दोनों भाषाओं का जॉइंट है, बहरोड, मुंडावर, नीमराणा में बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि भाई नीमराणा के मतलब नीमराणा के एक राजा थे, राजा का नाम था चंद्रभान सिंह चौहान। कौन था? चंद्रभान सिंह चौहान। चंद्रभान सिंह चौहान उसके मतलब दरबारी थे जोधराज, ये याद रखे, इसलिए मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वापस प्रश्न पुटअप हो सकता है, ध्यान रखे। जो मतलब क्या थे, जोधपुर नहीं, चंद्रभान सिंह के समय मतलब एक जोधराज, जोधराज, जोधराज थे। और जोधराज ने क्या लिखी, हमीर, हमीर, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। देखो जोधराज पहला ऑप्शन है, वापस पूछा जा सकता है कि जोधराज, और ये भाषा कौन सी, इसकी अय्यरवाटी थी, इसकी भी क्या थी, अय्यरवाटी भाषा थी। तो ऐसा पूछा जा सकता, किसके दरबारी थे, चंद्रभान सिंह चौहान, कहाँ के थे, नीमराणा के। और उसके बाद में जोधराज भी, मतलब जोधराज द्वारा पुस्तक का क्या नाम है, हमीर महाकाव्य। और उसके बाद में ऐसा बोला जाता है नीमराणा के जो मतलब ये अपने मतलब चंद्रभान सिंह चौहान, इसके बाद में एक राजा बड़े थे, उनका नाम था मतलब भीम सिंह, क्या नाम था, एक मिनट, भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह के दरबारी थे, मतलब कहने मतलब भीम सिंह के ये दरबारी थे कवि शंकर राव। कौन थे? कवि शंकर राव, कवि शंकर राव भीम सिंह के दरबारी थे। और इन्होंने मतलब है वो भीम विलास पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? कवि शंकर। ध्यान रखने योग्य बात है कि भीम सिंह के दरबारी थे कवि शंकर राव, वो कि नीमराणा के राजा थे, उन्होंने है वो पुस्तक लिखी भीम विलास। और अलवर में क्षेत्र में एक अली बख्शी ख्याल भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रख सकते हो। याद रखने योग्य, मैंने पिछले में बताया कि जोधराज है वो चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी थे, और ये अपने मतलब है वो कवि शंकर राव भीम विलास है पुस्तक लिखी जो भीम सिंह के दरबारी थे। और अली बख्शी ख्याल यहाँ की है, और मतलब बागरू हरियाणा की, मेवाती अलवर की जॉइंट अय्यरवाटी भाषा के नाम से मतलब यहाँ की भाषा बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल बुद्धरासो जल्लाकी बिसलदेव, मतलब बुद्धरासो पूछी है इन्होंने कि भाई बुद्धरास, बिल्कुल जल्लाकी इन्हीं की है, सही बात है। उसके बाद में क्या है, बिसलदेव रासो नरपति नाला, पूरा नाम क्या है, नरपति नाला है, बिल्कुल इन्हीं की है, सही बात है। अगला पूछा है कि जसवंत जसो सिरधर, बिल्कुल ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जसवंत जसो किसकी है? पहले तो याद रखनी, जसवंत जसो है मतलब मुरारी दान जी की, मुरारी दान, जो कि किसके दरबारी थे? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह आड़ी रानी वाले अपन पिछले मतलब खजुआ वाले युद्ध वाले पढ़े थे, उनके दरबारी थे। जसवंत जसो भूषण किसकी पुस्तक है? पूरा इसका नाम क्या है? जसवंत जसो भूषण, मुरारी दान की पुस्तक है, जसवंत सिंह के दरबारी थे। खुमान रासो दलपत की, ये याद रखने योग्य पुस्तक है, खूब बार पूछी हुई है, खुमान रासो दलपत की है। और उसके बाद में मतलब जसवंत सिंह खुद ने भी खूब सारी पुस्तकें लिखी, आप याद रखो तो। एक तो लिखी थी आनंद विलास, भाषा भूषण, आनंद विलास, एक मिनट, आनंद विलास, भाषा भूषण, ये किसकी है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। और जसवंत जसो भूषण तो किसकी है? जसवंत सिंह की नहीं है, ध्यान रखने योग्य बात है कि मुरारी दान की है। बुद्धरासो जल्ला की है, विष्णुदेव रासो नरपति नाला की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नीचे दे रखा है सबसे पहले कि सुंदरदास जी दौसा से, बिल्कुल सुंदरदास जी कहां से जुड़े हुए थे? दौसा से जुड़े हुए थे। और इनको क्या है कि आधुनिक शंकराचार्य बोलते हैं, ध्यान रखने योग्य बात है, कवि है आधुनिक शंकराचार्य। आधुनिक शंकराचार्य किसको बोलते हैं? सुंदरदास जी को। अगला है वो कि धन्ना जी धुवन, बिल्कुल टोंक जिले में पड़ता है, धुवन टोंक से जुड़े हुए थे, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है वो कि भाई माओ जी सांवला गांव पड़ती है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, डूंगरपुर। कहां पड़ता है सांवला? डूंगरपुर में, बिल्कुल ये भी सही है। जसनाथ जी, बिल्कुल पीपासर, यहाँ इन्होंने गलत किए, कहने का मतलब इसका
इन्होंने सुमिलित नहीं पूछा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा जसनाथ जी, मतलब यहाँ से क्या है, जांबा जी का जन्म है पिंपासर से, जांबा जी से, मतलब जांबा जी का जन्म है, मतलब जांबा जी का जन्म स्थान है पिंपासर में। जसनाथ जी का जन्म स्थान तो आप जानते हो कतरियासर में, कतरियासर के डामला तालाब के पास में। कहाँ है जसनाथ जी का जन्म? कतरियासर में डावला तालाब। ध्यान रखने योग्य है, इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी है, पिंपासर का किसका है? जसनाथ जी का जन्म स्थान है। क्या जसनाथ जी का क्या, सॉरी, मतलब जांबे जी का जन्म स्थान है, इसने गलत मिलान किया है, इसका आंसर 1 होगा। तो अगले ये पीआरओ को पेपर में भी पूछे हुए थे, 20 प्रश्न, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। अगला माइन एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जाम 2025, ये भी जुलाई माह में आयोजित किया है, इसके प्रश्न अपन पढ़ते हैं। एकीकरण से पहला प्रश्न दे रखा है इन्होंने, राजस्थान के एकीकरण से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके मतलब सही आंसर देने की ये बोल रहे हैं। और इसमें दे रखा है कि भाई पहला दे रखा है कि राजस्थान के मुंबई प्रांत से सुनेल टप्पा प्राप्त हुआ। क्या है कि भाई राजस्थान के मतलब मुंबई प्रांत से सुनेल टप्पा प्राप्त हुआ। उसके बाद में शंकरदेव समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ। तो दोस्तों ऐसी बात है कि ये तो पहले भी मतलब ये अपना मुंबई प्रांत से नहीं हुआ था, अपन को पता ही है कि ये मंदसौर जिला था और एमपी से था, वो प्राप्त हुआ अपन को, तो ये गलत हो गया खड़े, मतलब ये मुंबई प्रांत तो उस समय अपन को थोड़ी प्राप्त हुआ सुनेल टप्पा, तो ये कहाँ से हुआ? मंदसौर में हुआ था। उसके बाद में शंकरदेव की समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान में नहीं, शंकरदेव की समय भी अभी पढ़ा है अपने पीछे ही पढ़ा है। शंकरदेव की 15 मई 1949 को क्या हुआ था? मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में निर्माण हुआ था। शंकरदाय समिति की सिफारिश पर इसके 2 सदस्य थे, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। कौन थे? आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल 2 सदस्य थे। उनके पर मतलब कहने का मतलब ये भी गलत हो गया, तो इसमें क्या होगा? दोनों गलत है, 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है बिल्कुल। राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम के बारे में कुछ तथ्य और भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें से प्रश्न मुझे लगता है पूछा जा सकता है। आजकल क्या है कि अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम की धारा 10 कौन सी? एक तो ये याद रखना है, धारा 10 से राजस्थान लिखा हुआ है शब्द, ये पूछा जा सकता है। धारा 10, 11, 12 दे रखे हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम में राजस्थान मतलब कहाँ जुड़ा हुआ, उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। धारा 10 में राजस्थान का उल्लेख है। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आपको पता हुआ फजल अली आयोग के मतलब उसके अध्यक्ष थे, और उसमें मतलब 3-4 बातें राजस्थान से जुड़ी हुई थी। उस अधिनियम मैंने डाउनलोड करके देखा था, उसमें 4 बातें लिखी हुई है। एक तो पहली बात लिखी हुई है कि भाई आबू देलवाड़ा राजस्थान में लाया गया। आपको पता होगा, पूर्व के प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं, आबू देलवाड़ा मतलब है वो मुंबई प्रांत में मिला दिया गया। पहले में क्या है? आबू देलवाड़ा राजस्थान में, बिल्कुल आबू देलवाड़ा राजस्थान में। दूसरी बात वहीं लिखी हुई है, उसके जस्ट नीचे लिख रखी है कि भाई अजमेर का राजस्थान में विलय। किसका? अजमेर का राजस्थान में विलय, बिल्कुल। ये किससे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 10 के बाद में ये मतलब ये क्या स्टेप हुए थे, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बड़ा के, बिल्कुल अजमेर का विलय हुआ। उसके बाद में तीसरा दे रखा है कि सिरोज एमपी को दिया गया, कोटा जिले का था उस समय सिरोज। कहाँ था? सिरोज था, मतलब कोटा राज्य में, कोटा जिले में पड़ता था, सॉरी, उसको कहाँ दिया? एमपी को, याद रखने बाकी, एमपी को दे दिया। उसके बाद में चौथी बात है कि भाई सुनेल टप्पा था वो राजस्थान, मतलब सुनेल टप्पा एमपी का था और राजस्थान को दे दिया गया। तो ये 4 तथ्य याद रखना है। एक तो धारा, या मुझे लगता है आपको धारा याद करनी चाहिए निश्चित रूप से, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनी थी। धारा 10 में राजस्थान का उल्लेख है, आबू देलवाड़ा राजस्थान में विलय, अजमेर का राजस्थान में विलय, सिरोज कोटा एमपी को दे दिया गया, सुनेल टप्पा है वो राजस्थान में मिला दिया गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान स्तर का है कि मैं थो थारा डेरा निरखण आइयो मारी जोड़ी राजल्ला लोक निम्नलिखित में किस अवसर पर? पूरा पहले का आपको नहीं हो सकता था, आपको ये तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा। जल्ला गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, बिल्कुल आसान स्तर का है, पश्चिमी राजस्थान वालों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। विवाह के अवसर पर, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। विवाह के अवसर पर और भी आप गीत याद रख सकते हो। एक तो मतलब जल्ला गाया जाता है, एक डेरा देखते समय भी कई सारे के मतलब बारात गीत गाया जाता है, बारात, और एक कामड़, जादू टोने टोटकों से दूल्हे को बचने के लिए कामड़ भी गाया जाता है। एक सींठने, कौन से? सींठने गालियों भरे वाले गीत, वो भी विवाह वाले हैं, कामड़ भी विवाह वाले हैं, मतलब। और गणगौर तीज ये तो कुछ है नहीं, मतलब विवाह वाले ध्यान रखने योग्य है कि कामड़ है, सींठने है, और ये जल्ला गीत भी विवाह से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संत राम सनेह की रैण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो दोस्तों ऐसी बात है
इसका आंसर तो क्या होगा? दरियाव जी, रामचरण जी, मुरलीदान जी, चेतन दास जी। इसका आंसर तो क्या होगा? दरियाव जी होंगे। दरियाव जी। रैण शाखा के बारे में, रैण शाखा वर्तमान में कहाँ पड़ती है? मेड़ता में पड़ती है, बिल्कुल मेड़ता में पड़ती है। और एक ऐसे अपन पूरा यदि डिस्कस करें इस मतलब राम उपासक दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? राम उपासक दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मतलब सगुण जो राम को मानते हैं। सगुण दो तरह के हैं, इसे रामानंदी भी बोलते हैं सगुण को। एक मिनट, सगुण को क्या बोलते हैं? रामानंदी बोलते हैं। इसकी राजस्थान में दो शाखाएं ध्यान रखने योग्य है। सगुण है, सगुण में राम को मानने, राम के उपासक सगुण जिसको बोलते हैं रामानंदी। दो शाखा है, एक गलताजी जयपुर में और दूसरी है रेवासा सीकर में। ध्यान रखने योग्य है। रेवासा, गलताजी रामानंदी संप्रदाय की, याद रखें रामानंदी संप्रदाय सगुण भक्ति को मानता है, राम के उपासक। उसके बाद में यदि मतलब राम के उपासक, एक मिनट, राम के उपासक यदि निर्गुण की बात करें तो इसको बोलते हैं राम सनई। आप जानते होंगे ये निर्गुण है और इसकी 4 शाखाएं। कितनी है? राजस्थान में 4 शाखाएं। सबसे पहले तो बात करें तो शाहपुरा की है। उसके बाद में किसकी है? रैण की है। शाहपुरा, रैण। उसके बाद में किसकी है? शीतल की है। उसके बाद में किसकी है? खेड़ापा की है। 4 शाखा है, शाहपुरा की, रैण की, शीतल की और खेड़ापा की। शाहपुरा रामचरण जी है। शाहपुरा वाली शाखा से कौन जुड़े हुए हैं? रामचरण जी शाहपुरा वाले से जुड़े हुए हैं। रैण से कौन से थे? दरियाव जी, जो इस प्रश्न में दे रखा है दरियाव जी थे बिल्कुल। शीतल से कौन थे? हरिराम दास जी। कौन थे? हरिराम दास जी। खेड़ापा से रामदास जी। खेड़ापा से कौन से? रामदास जी। शीतल से कौन थे? शीतल से हरिराम दास जी। खेड़ापा से रामदास जी। रैण से दरियाव जी। शाहपुरा से रामचरण जी। शाहपुरा सबसे बड़ी मेन शाखा है जिसमें मतलब क्या है? शाहपुरा वाली शाखा में फूलडोल मेला आयोजित किया जाता है चैत्र कृष्ण मतलब कृष्णा पक्ष में 1 से 5 तक। और उसके बाद में यदि मतलब दरियाव जी वाली जो रैण वाली शाखा है ना, इसके बारे में कहा जाता है, एक फैक्ट और है, पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी राम सेना, हिंदू मुस्लिम दोनों की सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में मतलब जाना जाता है दरियाव जी बारे में। बिल्कुल अपने सारे तथ्य याद कर लिए। इनमें पूछे हुए प्रश्न पूछ सकते हैं वापस। एक शाखा की पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि भाई शाहपुरा शाखा कौन है? रामचरण जी। फूलडोल मेला कहाँ किया जाता है? शाहपुरा में। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मंदिर के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार का स्टेटमेंट इन्होंने प्रश्न बढ़ाया है। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि समीधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के मरु गुर्जर शैली से महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला दे रखा है कि भंडेवरा मंदिर रामगढ़ की भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। तो दोस्तों बात ऐसी है, राजस्थान में 3 मंदिर शैलियां हैं। कितनी? 3। पहली तो है मतलब एक, यदि पहली की बात करें तो गुर्जर मतलब पहली यदि बात करें तो इसे गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं अपन। पूरा है तो गुर्जर प्रतिहार। और इसका आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि भाई इसको महामारू भी बोलते हैं। ध्यान रखना चाहिए, महामारू गुर्जर प्रतिहार। इसका मतलब ये मतलब किराड़ू का मंदिर है ना 1025 वाला, वो सबसे अंतिम मंदिर है। तो पहली तो ये हो गई गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद में मतलब शैली आई है, उसको क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं, ये प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में क्या दे रखा है? ये मरु गुर्जर, वो तो गुर्जर है, ध्यान रखें गुर्जर प्रतिहार है। ये क्या है? मरु गुर्जर। यहाँ इसे बोलते हैं सोलंकी। क्या है? सोलंकी शैली। बिल्कुल ये इस शैली के बाद में आई है। ध्यान रखना 11वीं और 12वीं शताब्दी में, वो 10वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी के एंड तक थी, मतलब शुरुआत तक थी। उसके बाद में पूरी 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी ये मरु गुर्जरी या सोलंकी शैली। और एक शैली और आई है जिसे भूमि शैली बोलते हैं। राजस्थान में 3 मंदिर शैलियां हैं। कहने का मतलब मरु गुर्जर शैली में भी कुछ मंदिर बने हैं, जिसमें एक चित्तौड़ का समीधेश्वर मंदिर, ये जो इसमें दे रखा है स्टेटमेंट, मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर। बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है। इसी में मरु गुर्जर वाले में बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार में अपने खूब सारे, राजस्थान में अधिकतर मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए। और सबसे फेमस मंदिर है वो किराड़ू वाला, जो अपने पूर्व के प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में भूमि शैली के भी खूब शेर है। बंडेवरा मंदिर रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। कहना मतलब दोनों कथन इसमें इस स्टेटमेंट में सही है। भूमि शैली के भी राजस्थान में कुछ मंदिर है, सबसे ज्यादा मंदिर तो गुर्जर प्रतिहार के, मरु गुर्जर भी है और भूमि शैली, 3 मंदिर शैलियां है राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गिद्धड़ लोक नृत्य से, ये देखो मैंने उस समय ये प्रश्न डिस्कस किया, मैंने बताया था कि भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी में दे रखा है, ये प्रश्न वापस पूछा जा सकता है कि भाई एक तो नगाड़ा होता है जो कि गिद्धड़ नृत्य में मैन होता है कैरेक्टर, उसको नागरची बोलते हैं। वो तो पूछा नहीं, मतलब नागरची
नागरची वो तो नहीं पूछा है, वो वापस कहीं आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा गीदड़ लोक नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र होता है मृदंग, तबला, ढोलक और नगाड़ा। अभी आसान स्तर का पूछा है, नगाड़ा होता है इसका आंसर। ध्यान रखें गीदड़ है मतलब ये होली के अवसर पर शेखावटी में केवल पुरुष करते हैं। मैंने पूर्व में सारे इसके तथ्य जितने भी कर लिए, पुरुष और जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं उनको गणगौर बोलते हैं। ये एक फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ था। वापस यही मतलब देखो गीदड़ के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन अलग अलग तथ्य पूछ रहे हैं। अभी नागरची वाला नहीं पूछा, याद रख ले आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कथन राजस्थानी कवि केशवदास गाढ़ड़ के बारे में। देखो इन्होंने पूरे केशवदास गाढ़ड़ जी के बारे में, इनके बारे में मतलब पूरे एक के बारे में इन्होंने वो स्टेटमेंट बना लिए। तो दे रखा है कि केशवदास गार्डन के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट बनाए हैं कि भाई निम्नलिखित कौन सा राजस्थानी केशवदास गार्डन के बारे में सही है। गुण गुरूपक नामक एवं गुण रूपक नामक ग्रंथ रचना थी। गुण रूपक ग्रंथ बीकानेर के शासक राय सिंह का वर्णन है। दोस्तों ऐसी बात है कि ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, गुण रूपक नामक पुस्तक इनकी है, केशवदास गार्डन की है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई बीकानेर के शासक राय सिंह का वर्णन नहीं। इसमें क्या है कि ये गज सिंह के दरबारी थे। किसके? जोधपुर के शासक गज सिंह के दरबारी थे और गज सिंह का इसमें वर्णन है, मतलब इनका राय सिंह का नहीं है। कहने का मतलब इसमें एक सही है, दो मतलब एक और दोनों सही है, बी है। इसमें क्या पूछा है ऊपर अपन देखें, यदि इसमें पूछा हुआ है कि सही है कौन सा सही है तो सही मतलब कहने का मतलब एक हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कालीबंगा के उत्खनन में निम्नलिखित में संबंधित नहीं है। बिल्कुल क्या है? कालीबंगा से जुड़े हुए कौन से नहीं थे? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, बीके लाल, बीबी थापर, ये तो जुड़े हुए थे, अपन जानते हैं, बिल्कुल दोनों जुड़े हुए थे। उसके बाद में अमलानंद घोष, बिल्कुल अमलानंद घोष जानते, जुड़े हुए थे, सबसे पहले खोज उन्होंने की थी। एन के दीक्षित नहीं है, ये नहीं जुड़े हुए थे, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन कालीबंगा से ध्यान रखना योग्य है, कालीबंगा से मतलब खूब सारे जुड़े हुए थे। एक तो जगपति जोशी, कौन थे? जगपति जोशी। जगपति जोशी भी कहां से थे? कालीबंगा से थे। एक एमडी खरे, एमडी मसाले वाले करो या एमडी खरे, एमडी खरे। और एक एसपी जैन, क्या? एसपी जैन, एसपी जैन भी यहीं से जुड़े हुए थे। एक के एम श्रीवास्तव, के एम कौन थे? श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव। तो ये तो क्या थे? जुड़े हुए थे किससे? कालीबंगा से। जगपति जोशी, एमडी खरे, एसपी जैन, के एम श्रीवास्तव, अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर, ये किससे जुड़े हुए थे? सारे तथ्य याद रखें आप, बिल्कुल इसमें मतलब काम मतलब नहीं चलेगा ऐसे एक दो याद रखने से, सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी काम चलेगा। आजकल ऐसे ही तथ्य आ रहे हैं। के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन, एमडी खरे, जगपति जोशी, ब्रजवाली लाल, बालकृष्ण थापर, अमलानंद घोष। और एक एलपी टेसिटोरी मतलब इतिहासकार थे, वो कालीबंगा में उन्होंने क्या किया? विजिट किया था। एलपी टेसिटोरी अपन जानते हैं ना, डिंगल के हेरेस बोलता है, पृथ्वीराज राठौड़ को बीकानेर से जुड़े हुए थे, इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। एलपी टेसिटोरी भी मतलब यहाँ पर गए थे, कहने मतलब एलपी टेसिटोरी का भी इनसे जोड़ते हैं तो वो सही होगा, कहने मतलब ध्यान रखने योग्य बात। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखो बागोर के बारे में कम से कम अपन बागोर के बारे में 5 से सब प्रश्न है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसी श्रेणी में बागोर के बारे में पूर्व के प्रश्नों में यदि आपने बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से सुना है तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पहला पूछा है कि मध्य पाषाण, बिल्कुल मध्य पाषाण का स्थल है बागोर। कालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए, सही विकल्प है। बिल्कुल कोठारी नदी के, भाई ये पूछ रहे हैं कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे है, बिल्कुल मांडल भीलवाड़ा में मध्य पाषाण कालीन स्थल है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो सही है। बागोर उत्खनन का 3 चरण सामने आए हैं, बिल्कुल बागोर ऐसा माना जाता है 3 चरण। ये मैंने पहले सबसे पहला वीडियो है उसी में भी डिस्कस किया है, दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है कि भाई 3 चरण हुए थे। 2 चरण तो मध्य पाषाण के हैं, 2 चरण, एक मिनट, 2 चरण तो किसके हैं? मध्य पाषाण के, मध्य पाषाण के। और 1 चरण किसका है? लो युगीन। अब ये तो पूछा नहीं है, अभी तक पूछा जाएगा, देख लेना आप। लो युगीन, लो युगीन है। 2 मध्य पाषाण के, 1 लो युगीन, 3 चरण सामने आए हैं बागोर उत्खनन। इसका स्टेटमेंट तो दोनों सत्य हो जाएगा, कहने का मतलब। लेकिन बागोर के बारे में वापस तथ्य आपको बता देता हूं। वीएन मिश्र और एलएस लेस्मिक कौन थे खोजकर्ता? वीएन मिश्र और एलएस लेस्मिक, एलएस लेस्मिक भी जुड़े हुए थे। और 2 कंकाल मिले, ध्यान रखने योग्य बात है, 2 कंकाल मिले। कितने? 1 मिनट, 2 कंकाल मिले हैं। एक तो मिला है मतलब ये अपने मतलब मध्य पाषाण स्थल का, जिसके मतलब गले में पत्थर की हड्डी थी। और एक मिला है लोहकालीन, जिसमें धातु का सिक्का चिपका हुआ था। कहने वाला 2 मिले हैं, एक तो लोहकाल, एक पहले वाले में क्या है कि मतलब गले में पत्थर की हड्डी और दूसरे में धातु का सिक्का मिला है। ध्यान रखने, बागोर से बहुत सारे प्रश्न आरपीएससी ने वो इस साल 2025 में पूछे गए हैं। उसी कड़ी में ये भी प्रश्न था, बहुत आसान इस तरह का था। गागरोन किले के में पहला शाखा किस शासनकाल के में हुआ? अचलदास, बीजलदेव, संत पीपा और राजा भोज।
तो दोस्तों बात ऐसी है कि पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचलदास। तो मतलब अचलदास मांडू का सुल्तान था। उसंग शाह क्या था, उसंग शाह। उसंग शाह कहाँ का था, मांडू का। और कब की बात है, 1423 में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना के साथ। मतलब पहला साका हुआ था अचलदास। उसके बाद में मतलब अचलदास के बाद में इसका मतलब बेटा बढ़ता है पालण। कौन, पालण। और पालण के भाई समय में मतलब है वो मोहम्मद खिलजी। कौन, मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी आक्रमण करता है, मोहम्मद खिलजी। और पालण के समय भी साका हुआ था। दूसरा साका पालण में कब हुआ था, वो 1400 ये 341। उसके बाद में ये 1423 में, 1444 में पालण के समय दूसरा साका। पहला मांडू के सुल्तान होसंग शाह ने, दूसरा मोहम्मद खिलजी ने, पहला अचलदास के समय। ये गागरोन के किले के बारे में बातचीत हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य किया था। तो दोस्तों बात ऐसी है, वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया स्वरूप सिंह के समय, शंभू सिंह के समय, फतेह सिंह के समय, सज्जन सिंह के समय। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका आंसर तो क्या होगा, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह मतलब 4 खंडों में है। पहले बात तो वीर विनोद कितने खंडों में है ये याद रखो आप, 4 खंडों में। 4 खंडों में वीर विनोद पुस्तक लिखी हुई है। और मतलब कविराज की उपाधि इसको मतलब वीर विनोद श्यामल दास जी को है ना, कविराज की उपाधि किसने दी, ये पूछा जा सकता है। किसने दी, ये याद रखना, सज्जन सिंह ने दी। बिल्कुल सज्जन सिंह ने कविराज की उपाधि दी। और लेकिन केसर हिंद की अंग्रेजों को दी, मतलब केसर के हिंद, केसर हिंद ये उपाधि मतलब श्यामल दास जी को किसने दी, ये अंग्रेजों ने दी। और राज विनोद मतलब यदि राज विनोद कल्याणमल भट्ट सदाशिव राव की है, राज विनोद है ना वो मतलब कल्याण राव, ये अलग तथ्य है वैसे तो आप याद रखो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वाल्टरकत हितकर्णी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों का विवाह की आयु निर्धारित करने के विषय में किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह को सम्मिलित किया गया, जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर। तो दोस्तों बात ऐसी है, आपको पता होगा बूंदी। बूंदी के बारे में ऐसे माना जाता है कि 1800 मतलब ये पहले तो एक मतलब पूछा हुआ है वैसे अलग अलग, जैसे मतलब इसकी स्थापना कब हुई, 1899 याद रखना है कब हुई, 1899 कहाँ हुई, अजमेर में। किसकी, वाल्टरकत हितकर्णी। आरएस में पूछा है प्रारंभिक परीक्षा 2000 इसी साल वाली में, अजमेर में सही माना है। और उसके बाद में क्या है, 1936 में भंग कर दिया, 1936 में भंग कर दिया इसको याद रखना। 1899 में स्थापना, अजमेर में स्थापना, 1936 में भंग कर दी गई। 2 सम्मेलन हुए इसके, क्या हुए, 2 सम्मेलन हुए थे। दोनों सम्मेलन कहाँ हुए, अजमेर में, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। वाल्टरकत हितकर्णी सम्मेलन कहाँ हुए, दोनों सम्मेलन अजमेर में हुए। इसमें मतलब है वो किसके, बूंदी के शासक के कहने पर मतलब बॉय की उम्र तो क्या रखी, बॉय की उम्र तो रखी 18 साल, लड़कियों की रखी, गर्ल्स की क्या रखी 14 वर्ष। 14 वर्ष में लड़कियों से शादी की जानी चाहिए, बॉयज़ की 18 वर्ष में शादी की जानी चाहिए। और मतलब 1899 में स्थापना हुई और अजमेर में मतलब इसके दोनों सम्मेलन हुए, 1936 में भंग कर दी। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है, इन तथ्यों से याद रखें। अगला प्रश्न है, बीकानेर के रियासत में चूरू में 1907 में सर्व हितकर्णी सभा की स्थापना किसकी भूमि, स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज, गोविंद गुरु, दाऊलाल आचार्य। बहुत बार कम से कम अपन ने ये सीरीज दोनों वीडियो में और इस वीडियो में कम से कम ये तथ्य 5 बार रिवीजन किया होगा। स्वामी गोपाल दास ने चूरू में मतलब स्थापना की थी। एक और जुड़े हुए थे कन्हैयालाल जी ढूंढ, वो भी इसी से जुड़े हुए थे। बिल्कुल कन्हैयालाल ढूंढ। और याद रखने योग्य बात है कि भाई इनके एक उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये तथ्य आपको याद करना चाहिए। 18 उद्देश्य थे, कितने थे, 18 उद्देश्य थे। और उसमें से एक उद्देश्य ऐसा था कि भाई मतलब विद्या का प्रसार करना। किनका, चूरू वाली सर्व हितकर्णी सभा, जो कि कब स्थापना हुई, 1907 में। कई बार पूछा हुआ है 1907 में, ये तथ्य याद रखें। और स्वामी गोपाल दास और उसके बाद कन्हैयालाल ढूंढ जुड़े हुए थे। एक उद्देश्य, उसमें से एक विद्या का प्रसार के लिए इन्होंने, एक तो कबीर पाठशाला है, 18 उद्देश्य में से एक वो था कबीर पाठशाला। ये तो क्या की थी, दलितों के लिए मतलब हरिजनों के लिए, दलितों के लिए मतलब कबीर पाठशाला खोल रखी थी। और एक खोल रखी कन्या पाठशाला किसके लिए थी, बालिकाओं के लिए। याद रखें 18 उद्देश्य, मुझे लगता है इस तथ्य से पूछा जा सकता है, 17, 18, 19 ऐसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। 18 उद्देश्य थे, एक उद्देश्य विद्या का प्रसार, कबीर पाठशाला दलितों के लिए, कन्या पाठशाला बालिकाओं के लिए। 1907 में स्थापना हुई, बीकानेर की रियासत चूरू में हुई। और एक जने और जुड़े हुए थे, कन्हैयालाल ढूंढ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य दे रखा है इन्होंने कि भाई राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में तहत डोगरा गोलीकांड की योजना कौन शामिल है। पहले तो ये याद होना चाहिए, अपन ने पहली बार सुना सामान्यतः, ये पहले नहीं सुना हुआ सामान्यतः। क्या है, एक मिनट दोस्तों, टेक्निकल मिस्टेक हो गई है।
तो दोस्तों ऐसी है कि मतलब पहले अपन पता होना चाहिए कि डोगरा हत्याकांड जुड़ा हुआ कहां से, शामिल नहीं था। डोगरा हत्याकांड ऐसा माना जाता है कि डोगरा मतलब एक पुलिस उपाधीक्षक थे, क्या थे, पुलिस उपाधीक्षक थे, पुलिस उपाधीक्षक थे। कहां से जुड़े हुए थे, अजमेर से। एक तो ये याद रखना है आपको, वापस पूछा जा सकता है ये, मुझे लग रहा है अजमेर से जुड़े हुए थे। और मतलब उसके बाद में क्या है कि मतलब ये इसमें क्या है, मतलब इन्होंने गोलीकांड कर दिया था। और मतलब गोलीकांड में ये कौन जुड़े हुए नहीं थे, आरपीसी ने इसका आंसर क्या माना है कि इसका माना कि फतेहचंद नहीं जुड़े हुए थे, तीनों जुड़े हुए थे। राम सिंह, ज्वाला प्रसाद, मांगीलाल, इन तीनों ने क्या है इस डोगरा हत्याकांड में अजमेर के पुलिस अधीक्षक थे। ऐसा माना जाता है कि मतलब ज्वाला प्रसाद ने गोली चलाई थी, ये साथ दे रहे थे। गोली किसने चलाई थी, ज्वाला प्रसाद, याद रखें। वैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अजमेर के क्रांतिकारियों में कौन जुड़े हुए थे या कौन नहीं जुड़े हुए थे। अपन सामने तो क्या ये तथ्य याद नहीं करते कि भाई ज्वाला प्रसाद, तो ऐसे याद रखें मांगीलाल, राम सिंह, ज्वाला प्रसाद अजमेर से जुड़े हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। और एक डोगरा गोलीकांड है वो भी अजमेर से जुड़ा हुआ। ऐसे भी पूछा जा सकता है डोगरा गोलीकांड किस रियासत से संबंधित है, डोगरा गोलीकांड अजमेर रियासत से संबंधित है, जिसमें फतेहचंद नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार का स्टेटमेंट दिया। मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। पहला स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि 4 अप्रैल 1938 में उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। दूसरा दिया कि भूरेलाल बया को सचिव बनाया गया। इस ऐसा माना जाता है कि भाई पहला तो ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या 4 अप्रैल की जगह 24 अप्रैल होगा। क्या होगा, 24 अप्रैल 1938 को हुआ था। एक तो ये तो पहला तो ये गलत हो गया। लेकिन दूसरा क्या है, भूरेलाल बया को, क्या भूरेलाल बया को बोला है कि सचिव, नहीं, इनको तो उपाध्यक्ष बनाया था, उपाध्यक्ष बनाया था। सचिव कौन, मतलब अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता थे, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता क्या थे, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। महामंत्री कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे। अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। भूरेलाल बयार कौन से, उपाध्यक्ष। भूरेलाल बयार के बारे में 3-4 महीने पहले एक बार, शायद 5-7 महीने हो गए, उनके बारे में एक बार ऐसा ही पूछा था कि भाई मतलब उपाध्यक्ष किससे बनाया गया, अध्यक्ष नहीं पूछा, आजकल उपाध्यक्ष से पूछ रहे हैं। उस समय इन्होंने भूरेलाल बयार को माना, तो कहने मतलब ये भी गलत हो गया। सचिव तो नहीं थे, सचिव तो ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई पदनाम ही था, उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे और महामंत्री थे। तो कहने मतलब दोनों ए और बी दोनों असत्य हो गए। तो लेकिन आरपीसी ने इसका आंसर केवल मतलब एक माना है, कहने मतलब ए सत्य माना है उन्होंने। लेकिन निश्चित रूप से अभी प्रोविजनल आंसर की आ रखी है, फाइनल आंसर की नहीं आई है। उसमें आरपीसी ने भले ही माना हो, लेकिन इस मेवाड़ प्रजामंडल की ऑथेंटिक बुक में 24 अप्रैल दे रखा है। ये निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा, आप 24 अप्रैल याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो बर्ड किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसके बारे में है कि ये आंदोलन 1922 के बूंदी में प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल बूंदी से प्रारंभ हुआ था। हरला भड़क, इसके हरला भड़क, नैनूराम शर्मा, कौन कौन जुड़े हुए थे, हरला भड़क थे, हरला भड़क है, नैनूराम है, ये भी कहाँ थे, बूंदी से जुड़े हुए थे। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो सही है, इन्होंने सही पूछा है। उसके बाद में आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों को दंडित किया गया। पहले तो क्या है कि मतलब खूब सारे जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उन्होंने तो इसको आंसर नहीं माना कि भाई ये गलत है, पहला एक ही सही है। लेकिन आरपीसी का आंसर की में बिल्कुल ये भी सही माना है, आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों को दंडित किया, कहना मतलब दोनों सही है, इसका ये भी सही है, दोनों आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है वो मतलब अपन क्वेश्चन पेपर में पीटीआई एवं लाइब्रेरी संस्कृत डिपार्टमेंट को उस उनके बारे में विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है वो अच्छे प्रकार का प्रश्न है, वापस रिपीट होने की संभावना है। निम्नलिखित में भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे। और उसके बाद में इन्होंने दे रखा है कि भाई इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। कहने का मतलब इन्होंने पूछा राजस्थान भाषा में गीत और प्रमुख छंद थे, और ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद में इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिसमें ब्रज भाषा का प्रभाव था, ये भी दोनों है वो क्या है, सही है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है। मध्यकालीन भाषा तो भाषा साहित्य की बात करें तो मतलब ये क्या थी, साहित्य की 2 विधाएं थी, एक तो थी डिंगल और एक थी पिंगल। डिंगल के बारे में बात करें तो डिंगल के बारे में क्या है, पश्चिमी राजस्थान में और गुजराती का प्रभाव है, और मतलब गुजराती का प्रभाव है गुर्जर अपभ्रंशी से। ये याद रखने योग्य बात है कि गुर्जरी अपभ्रंश से किसका मतलब गुर्जरी अपभ्रंश से किसका स्थापना मतलब पैदा हुई है, वो डिंगल हुई है। और कौन करते हैं, मतलब चारण कवि ज्यादा करते हैं, चारण।
डिंगल पश्चिमी राजस्थान में गुजराती का प्रभाव है, गुर्जरी अपभ्रंश है इनका स्थापना, चारण है वो मतलब इसका ज्यादा व्याख्या वगैरह करते हैं, चारण उपयोग में ज्यादा लेते हैं। और पिंगल के बारे में बात करें, पिंगल के बारे में बात करें, सौर सैनी अपभ्रंश है, किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से इसकी स्थापना हुई है। और ये मतलब भाटों कवियों के द्वारा, भाटों के द्वारा है, ये इसमें ब्रज का प्रभाव है। ये तो इसके स्टेटमेंट सही हो गए, दोनों स्टेटमेंट सही है वैसे इनके, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। डिंगल और पिंगल के बारे में आप याद रखें, भाट है, ब्रज का प्रभाव है, सौर सैनी अपभ्रंश है, उसका गुर्जरी अपभ्रंश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? बहुत ही आसान स्तर का है, कुछ नहीं है, गोगा जी। गोगा जी का आप जानते हो, गोगा जी के बारे में है वो मतलब गोगा नवमी आती है, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी की आती है। तेजा जी के बारे में रखें तो आप भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, याद रखने योग्य बात है। और रामदेव जी को भाद्रपद की बीज, बाबेरी बीज, भाद्रपद रामदेव जी का, गोगा जी का मतलब कृष्ण नवमी को लगता है। और उसके बाद में गोगा जी ऐसे जाता है मतलब गोगा जी का कौन सी जाति से, एक कर्मचारी चयन बोर्ड पूछा गोगा जी किस जाति से, मतलब चायल जाति से, चायल जाति से गोगा जी का संबंध था। और नो राकड़ी मतलब वो बांधते हैं ना अपन, वो किससे, वो गोगा जी से संबंध है। और एक गोगा जी का रसावला नामक पुस्तक मुझे तो लगता है आपको याद करनी चाहिए, गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला किसकी है? ये बिट्टू मैया की, बिट्टू मैया की क्या है? गोगा जी की रसावला। और भाद्रपद को लगता ही है ये अपना मतलब ये गोगा जी का तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, वो शुक्ल लगता है। और ये रामदेव जी बाबेरी बीज भाद्रपद बीज को लगता है शुक्ल को। और उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य के भील के किस अवतारी पुरुष मानते हैं? बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न है। विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी। तो दोस्तों इसका आंसर तो क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के ऐसा माना जाता है कि एक तो इसको क्या बोलता था, आदिवासियों का मसीहा। अब देखो इन्होंने गोविंद गुरु भी कंफ्यूज करने के लिए साथ में दिया है, आदिवासियों का मसीहा। ये उपाधि पूछी जा सकती है वापस, आप गोविंद गुरु मत करना, मोतीलाल तेजावती करना। आदिवासियों का मसीहा बाऊजी भी कौन है? बाऊजी से भी कौन है? मोतीलाल तेजावती। एक अवतारी पुरुष के भाई कौन से मतलब है वो भील नेता अवतारी पुरुष के नाम से, अवतारी पुरुष, बाऊजी, आदिवासियों के मसीहा। और मतलब अवतारी पुरुष तो हो ही गया, वैसे इस स्टेटमेंट में आ रखा है मोतीलाल तेजावत। तो कहने का मतलब मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत के और तथ्यों के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न है, अभी तक वहां से नहीं पूछे गए हैं, तो आप याद रखें। सबसे पहले तो क्या है मतलब मोतीलाल तेजावत बाद 1921 में मातृकुंडिया। कब? मातृकुंडिया से इन्होंने क्या किया था? भोमट भील आंदोलन जिसे क्या बोलते हैं? एक ही आंदोलन बोलते हैं। इन्होंने शुरुआत की थी, बिल्कुल कब? 1921, याद रखना चाहिए। उसके बाद में मतलब है वो कि भाई उसके बाद में 1881 में, कब? 1881 ईस्वी में कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ है। ये याद रखना चाहिए, ये पूछा हुआ है खूब बार, आरपीएससी ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने। कब कहाँ हुआ? कोल्यारी गांव में। जन्म कहाँ हुआ है? कोल्यारी गांव में। ये कौन से ठिकाने में? ये भी खूब बार पूछा हुआ है। झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे। कौन? मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में काम करते हुए थे, जो कोल्यारी में इनका जन्म हुआ। मातृकुंडिया से 1951 में भोमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन की शुरुआत की। 1881 में इनका जन्म है। अवतारी पुरुष और उसके बाद में आदिवासियों का मसीहा, बाऊजी के नाम से इनको जाना जाता है। बिल्कुल बहुत सारे तथ्य, वापस आप इन तथ्यों को याद रखें, बहुत ही अच्छे प्रकार के। मुझे लगता है गोविंद गुरु के बारे में पूछ लिया तो अगला स्टेटमेंट हो सकता है मोतीलाल तेजावत के बारे में प्रश्न बना लिया जाए। राजस्थान की लिपि के मतलब बारे में प्रश्न है कि किस रूप में लिखा जाता है? महाजनी, कामदारी, शास्त्री। एक प्रश्न अपने लिपि के बारे में पूर्व में डिस्कस किया, उसके बाद में ये दूसरा प्रश्न है। बिल्कुल महाजनी लिपि, इसे मुड़िया लिपि भी बोलते हैं। क्या है? मुड़िया लिपि बोलते हैं। बिल्कुल महाजनी मतलब किस रूप में लिखा है? महाजनी। और कामदारी भी इस लिपि को बोलते हैं, शास्त्रीय लिपि इसी भी बोलते हैं। कहने का मतलब आरपीएससी ने इसका तीनों आंसर माने, ध्यान रखने योग्य बात है। पहले कुछ लोग मतलब है वो शास्त्री नहीं मान रहे थे, आरपीएससी ने महाजनी, कामदारी और शास्त्री तीनों माना है इसका। और बढ़िया वाटी भी बोलते हैं, एक याद रखना है, बढ़िया वाटी लिपि किसे बोलते हैं? इसी राजस्थानी लिपि को बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
निम्न में से किस समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। पहले हम अपने पढ़ लिया था कि प्रभात में, प्रभात अखबार था, मतलब उसमें होती थी, जो कि मतलब वो मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी का था, प्रताप अखबार, सॉरी, कानपुर से प्रकाशित होता था, उसके बारे में पढ़ ली। अब इन्होंने क्या है कि उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये तो बार बार तो क्या ही पूछे, अलग इस प्रकार का स्टेटमेंट है जिनके बारे में सामने तक सुना ही नहीं हुआ है, वो प्रकार का पूछा है। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा प्रभा अखबार, बिल्कुल प्रभा अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती। ये भी गणेश शंकर विद्यार्थी का है। किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से निकलता था, कानपुर से, ये भी कानपुर से निकलता था। मासिक पत्रिका थी, ये क्या थी? मासिक पत्रिका थी, बिल्कुल ये याद रखना चाहिए आपको, मासिक पत्रिका थी। एक तो अपन पहले पढ़ दिया प्रताप, और उसके बाद में प्रताप अखबार किसका है? ये भी किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी का है। गणेश शंकर विद्यार्थी का ये क्या है? मतलब विजय सिंह पति गणेश शंकर के मित्र थे, तो ये तो दो हो गई। तो उसके बाद में मतलब बात करें, और उसके बाद में यदि बात करें, देखो मतलब यदि आपको पहले ये प्रताप आ रहा था तो आप ये ऑप्शन काट सकते थे, ये ऑप्शन काट सकते थे। बहुत मतलब कहने का मतलब 50-50 के मुकाबले में आप पहुंच सकते थे यदि प्रताप पूर्व के प्रश्नों में खूब बार पूछा हुआ है। उसके बाद में याद रखना, ये केसरी क्या है? केसरी मतलब केसरी अखबार किसका था? तिलक का केसरी अखबार था। तिलक का केसरी अखबार था। पहले बात, ये मराठी में छपता था। और उसके बाद में एक मराठा अखबार भी तिलक का था, उसमें भी बिजोलिया की खबरें छपती थी, वो अंग्रेजी में था। वो किस में था? अंग्रेजी। तिलक के दो अखबार थे, याद रखना, मराठा वो अंग्रेजी में था, और मराठी और केसरी था, वो किस में था? मराठी में था। और तिलक के थे, इसमें भी बिजोलिया की, कहना मतलब ये भी हो गए गणेश शंकर विद्यार्थी का, ये भी इसमें भी छपती थी, इसमें भी छपती। और वेंकटेश्वर समाचार, बिल्कुल यदि वेंकटेश्वर समाचार के बारे में बात करें तो भाई ये बात है कि चूरू जिले के दो लड़के थे, बम्बई चले गए थे, व्यापारी थे, बजाज फैमिली से थे। एक का नाम खेमराज और एक नाम कृष्णराज। क्या नाम था? खेमराज और कृष्णराज। ये भी इसी में भी मतलब इन्होंने खूब क्या वो मतलब है बिजोलिया के बारे में खबरें प्रसारित की। तो ध्यान रखने योग्य है कि ये भी होंगे, ABCD चारों हैं वो किससे जुड़े हुए थे? बिजोलिया के जुड़े। एक अभी याद आप बात करें मतलब बिजोलिया से, एक तो मैंने बता दिया कि भाई मतलब केसरी और मराठा, तिलक वाला में केसरी दे रखा, मराठा नहीं दे रखा। एक यदि और बात करें तो भारत मित्र नाम से अखबार था। क्या, कौन सा अखबार? भारत मित्र अखबार था, कलकत्ता से छपता था। कहाँ से? कलकत्ता से। उसमें भी बिजोलिया की छपकी थी, कलकत्ता से। उसके बाद में एक था अभ्युदय। कौन सा? अभ्युदय अखबार है, वो किसका था? प्रयागराज से छपता था। इसमें भी मतलब बिजोलिया के बारे में बहुत सारे अखबार है। एक तो आपको याद रखना है प्रभा, ये भी गणेश शंकर विद्यार्थी का। प्रताप के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरीके जानते हैं। तिलक वाले दोनों अखबार याद रखना है। वेंकटेश्वर अखबार के बारे में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है वापस, ध्यान रखना है किसका है? खेमराज और कृष्णराज, बजाज, चूरू जिले से जिनका संबंध था। और भी अखबार थे, एक तो अभ्युदय था, एक भारत मित्र था। अभ्युदय कलकत्ता से, और मतलब भारत मित्र कलकत्ता से, अभ्युदय प्रयागराज से छपता। इसी में भी मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन खूब खबरें छपती थी। वापस देखो, बागोर बारे में कम से कम 7वां-8वां प्रश्न है। बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोठारी नदी के तट पर, बिल्कुल पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, और स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से, बिल्कुल महासतिया टीले के नाम से जाना जाता है, ये भी है वो सही बात है। इस उत्खनन VN मिश्र मतलब एक LS लैस्मिक, जो कि अपन पूर्व में डिस्कस किया, कौन सा? LS लैस्मिक बागोर से मुझे लग रहा है RPC वालों को लगा ज्यादा ही है। तीनों स्टेटमेंट करने मतलब सही है, तो क्या है? ABC तीनों सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सलेमाबाद के निम्बारक पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एक तो ये निम्बारक पीठ, ठीक है, निम्बारक पीठ के बारे में इन्होंने पूछा है। सनक संप्रदाय भी बोलते हैं, ये याद रखने योग्य बात है, सनक संप्रदाय भी बोलते हैं। और इसके संस्थापक कौन है? निम्बारकचार्य इसके कौन से संस्थापक थे? और इसके मतलब कहाँ पर हैं? अजमेर में है। और परशुराम जी इसके उत्तर हो जाएंगे। क्या है? परशुराम देव। ये परशुराम भगवान नहीं है, ये परशुराम बाद के है, मतलब कहने मतलब अभी आधुनिक समय के परशुराम जी। इसकी क्या है? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेड़ता के पास युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक की पत्नी को कानरदेव की सेना मतलब उसकी पत्नी को कानरदेव की सेना ने बंदी बना लिया? शम्स खां, नुसरत खां, कमालुद्दीन उलुग खां। तो दोस्तों बात है 1299 की, 1200
एक मिनट, 1299 की बात है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन के सेनापति उलूग खान नुसरत खां के नेतृत्व में मतलब सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस आ रही थी। वापस मतलब है वो मेड़ता के पास जालोर मतलब भीषण युद्ध हुआ, जिसमें है वो ऐसा माना जाता है कि शम्स खां की नेतृत्व मतलब शम्स खां को बंदी बना लिया था, कानर देव की सेना ने बंदी बना लिया था। इसका आंसर शम्स का होगा। अगले प्रश्न, और पेपर और विग्रहराज चतुर्थ का प्रश्न नहीं हो, ये हो नहीं सकता। अगला प्रश्न, चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, ये संस्कृत विद्यालय वही जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरस्वती कंठा भरण पाठशाला क्या बोलते हैं, सरस्वती कंठा भरण पाठशाला। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं पूछा इन्होंने। उसके बाद में क्या है कि इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की, या इन्होंने जबरदस्त तरह का मिस्टेक डाला है। स्वयं हरकेली नाटक लिखा था। कौन सा लिखा था? हरकेली। हरकेली नाटक तो किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ खुद ने लिखा था। ये तो नहीं है कहने मतलब, ये नहीं है, गलत हो गया, सही नहीं है। तो ये तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा कहने मतलब सोमदेव इनका राजकवि। बिल्कुल सोमदेव इनका राजकवि था, इन्होंने ललित विग्रहराज लिखा था, ललित विग्रहराज। हरकेली नाटक इनका है, विग्रहराज चतुर्थ का। ललित विग्रहराज किसका है? सोमदेव इनके राजकवि थे, उनका था। इन्होंने दिल्ली के तोमरों और चालुक्य शासकों को पराजित किया। ये स्टेटमेंट आपने कम से कम 5 बार पढ़ लिया है, डिस्कस पूर्व के प्रश्नों में पूछा हुआ है। तोमरों को किसने हरवाया, एक बार अलग से पूछा है। एक बार पूछा है कि भाई चालुक्यों को किसने हराया, ये भी पूछा हुआ है। कहने मतलब इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से भाषा, राजस्थानी भाषा को निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ? कानड़देव प्रबंध। पहले बात याद रखना है 1540 की है। एक जो याद रखने योग्य बात है, कानड़देव प्रबंध। मतलब कानड़देव प्रबंध के बारे में यदि आप याद रखें तो ये मतलब कानड़देव के दरबारी नहीं थे। कौन? कानड़देव प्रबंध के बारे में आप इसको याद रखने समय कि भाई पद्मनाथ की पुस्तक है, ये पद्मनाथ की पुस्तक है, ये दरबारी नहीं थे। ये स्टेटमेंट मुझे लगता है बनाया जा सकता है। ये 1540 की है और वो तो 1311 की बात है। कहने मतलब ये 1540 कम से कम 150-200 साल बाद के मतलब हुए, तो ये तो इनकी है, इनमें तो ऐसा नहीं है। उसके बाद में गद्य और पद्य में अचलदास खींचीरी वचनी का है ना, आंसर इसका हो जाएगा। ये कहने मतलब गद्य और पद्य दोनों में चंपू में लिखी हुई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। चंपू में कौन सी लिखी हुई है? चंपू में कौन सी है? ये होगी शिवदास गार्डन की पुस्तक है। किसकी है? शिवदास गार्डन की। शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन की पुस्तक है अचलदास खींचीरी वचनी का। हरकेली किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ, अभी डिस्कस किया है अपने पूर्व के प्रश्न में, हरकेली नाटक। और वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज राठौड़ की। आप याद रखें अचलदास खींची किसकी है, मुझे लगता है ये पूछा जाएगा आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। शिवदास गार्डन की पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। राजस्थान साहित्य मतलब साहित्य की किस भाषा की नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कला का समावेश किया हुआ है? एक तो है वचनी का, नहीं ये तो साहित्य वाला है, और ये बात, ख्यात, रास। तो दोस्तों इसका आंसर तो मतलब रास हो जाएगा, रास हो जाएगा। और ये तीनों क्या है? साहित्य जुड़े हुए हैं। ये नृत्य के बारे में बात हो रही तो रास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। रणकपुर के जैन मंदिरों के, मुझे लग रहा है अभी देलवाड़ा के बारे में अपन प्रश्न डिस्कस नहीं किया, देलवाड़ा के बारे में आप याद रखें, तथ्य याद रखें, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम। रणकपुर के मंदिरों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनका निर्माण धरणकसा धरणकसा ने करवाया था। बिल्कुल धरणकसा और रतन, एक और भी थे रतनसा, रतनसा, और इनकी जाति थी पोरवाल। पोरवाल जैन थे और जैन व्यवसायी थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है कहने का मतलब। उसके बाद में ये दूसरा दे रखा है कि इसका मुख्य शिल्पी देपाक अथवा दीपा था। बिल्कुल ये याद रखें, दीपा से पूछा जा सकता है, अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि बिल्कुल देपाक और दीपा दोनों एक ही बात है, आरपीसी ने माना है इसका आंसर सही, तो कहने का मतलब ये भी सही है। इस मंदिर के मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट कहने का मतलब सही है। और इसका आंसर तो क्या हो गया? अबस मतलब अबस सभी 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक याद रखने होंगे 4 प्रतिमा है। किसकी? भगवान आदिनाथ की 4 प्रतिमा है। ये मुझे लगता है आपको याद करना चाहिए। 4 प्रतिमा है, चारों दिशाओं में जिनका मुंह है, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में है वो जिनका क्या है? मुंह है। किसकी? मतलब है वो जैन प्रतिमा है। किसकी? भगवान आदिनाथ को। इसको ऋषभ देव भी बोलते हैं, ये तो नॉर्मल फैक्ट है। वैसे ऋषभ देव आप जानते होंगे, आदिनाथ जी को ऋषभ देव भी जानते हैं। 4 प्रतिमाओं, ऐसा पूछा जाए 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाओं किस ऋषभ देव के हैं, तो कहने का मतलब देपाक दीपा एक ही बात है। धरणकसा रतन पोरा। कुंभा के वित्त मंत्री थे धरणकसा, कहने का मतलब वो थे वित्त मंत्री उस समय, मतलब है ये बना था। और ये चम्माड़ी 1444 स्तंभ है कहने का मतलब। और इसका याद रखे तो आप 85 शिखर है, ये भी पूछा जा सकता हो सकता है। आगामी 2-3 स्टेटमेंट है। 85 शिखर है, 1444 स्तंभ है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
राजस्थान के किस चित्रकला शैली में मथेरणा परिवारों का योगदान? ये भी कम से कम कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। बीकानेर चित्रकला से सबसे पहले तो उस्ता और मथेरणा, बीकानेर से दो थी, एक तो उस्ता और एक मथेरणा। और मथेरणा उस्ता मतलब है वो ऊंट की खाल पर कारीगरी सोने चांदी की नक्काशी की जाती थी, राय सिंह के समय फेमस थी, राय सिंह के समय फेमस थी। अपन वैसे पूर्व में इस प्रश्न को डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं वापस रिवीजन कर रहा हूँ। उसके बाद में है वो, उसके बाद में अनूप सिंह की मथेरणा, अनूप सिंह के समय। और गीले प्लास्टर पर आला गीला, वो मतलब उस टाइप की है, जैन, अनूप सिंह के समय फेमस थी। कहने मतलब इसका उत्तर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित किस स्थान के लोगों को प्रथम सामाजिक, निम्नलिखित किस स्थान के राजस्थान के लोगों को प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया था? राजस्थान केसरी बारे में वर्धा, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका निश्चित रूप से वर्धा होगा। राजस्थान केसरी आप पता ही होगा, मतलब वर्धा से, मतलब ये राजस्थान केसरी है वो राजस्थान संघ से जुड़ा हुआ था, जो कि वर्धा में 1919 में विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, हरिभाई कीकर, ये केसरी सिंह बारट, ये जो इन लोगों ने की थी। वहीं पर 1900 मतलब वैसे 1920 में मतलब इसका प्रकाशन हुआ था राजस्थान केसरी का सर्वप्रथम। उसके बाद में अजमेर मुख्यालय, राजस्थान संघ का मुख्यालय मतलब अजमेर कर दिया था। उसके बाद में साथ साथ में ये भी अजमेर, मतलब अजमेर से प्रकाशित होता था राजस्थान केसरी। अगले प्रश्न की ओर डिस्कस कर रहे हैं। ये नवयुग एकेडमी है, उसके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में कुछ सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से हैं वो जुड़ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उपयोगी और जानकारी, हमारे द्वारा कचरा कंटेंट नहीं शेयर किया जाता, बहुत ही उपयोगी सामग्री शेयर की जाती है, जो आपको मतलब है वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बेनिफिट देगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला है वो चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? अलग प्रकार का तथ्य है। चरचरी नामक रचना निम्न में से किस से जुड़ी हुई है? कथानक के रूप में, विवाह के रूप में, उत्सव में ताल नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना है। निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा नृत्य, वो ताल और नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना है, ये क्या है? चरचरी। याद रखें, वापस पूछा जा सकता है, ताल और नृत्य में गाई जाने वाली एक रचना है, इसके बारे में। अगला प्रश्न है वो खूब बार, ये वापस कम से कम 10 बार पूछा हुआ है, कई बार पूछे हुए ये प्रश्न है बुलाक। और मैंने भी पहले मतलब आभूषण का एक प्रश्न आया था, उस समय मैंने भी चर्चा की थी इस आभूषण की। बुलाक आभूषण मानव शरीर में किस अंग में धारण किया? नाक में, गर्दन में, हाथ में, कमर में। तो दोस्तों नाक में, नाक के बीच की हड्डी को मतलब छेद किया जाता है और दोनों नाकों के बीच में लटकता रहता है। ये बुलाक आभूषण किससे जुड़ा हुआ है? नाक से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों, तो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने। चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक चंद्र के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं स्टेटमेंट पूछा है। मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदय सिंह के दावों के विपरीत उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट अपने पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई राम को नहीं बनाया और उदय सिंह को नहीं, ये दोनों नाराज होकर अकबर के पास चले गए थे और अपनी प्रेमिका के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को है वो राजा बनाया था मालदेव ने। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, कहने मतलब इन्होंने सही नहीं पूछा है। राव चंद्रसेन की मूर्ति शिवपुर सिरोही हुई, ये स्टेटमेंट गलत है। इस प्रश्न का आंसर ये होगा शिवपुर नहीं, राव चंद्रसेन की ऐसी मानी जाती है सिचियाई नामक स्थान 1581 में हुई। एक तो ये याद रखना है 1581 में हुई सिचियाई नामक, कौन से स्थान में? सिचियाई। सिचियाई नामक स्थान पाली में पड़ता है। इन्होंने सिरोही डेला बहुत ही बारीक इस तरह का मतलब तथ्य चेंज किया है सिचियाई में। उसके बाद में उत्तराधिकारी युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट व नाडोल में, बिल्कुल ये सही बात है कि लोहावट के युद्ध में तो मतलब क्या लोहावट के उदय सिंह को हराया, सबसे बड़ा वाला उदय सिंह था, उसको लोहावट में हराया और नाडोल में ऐसा माना जाता राम को हराया। बिल्कुल ये भी कहना मतलब सही है। उसके बाद में चंद्रसेन भादराजून को अपना केंद्र बनाया, वहां से अपना साम्राज्यवादी नीतियों, बिल्कुल चंद्रसेन है ना ऐसा माना जाता है 1570 का जो अकबर का नागौर दरबार था वहां गया, उसमें उदय सिंह और राम के तरफ अकबर का प्रभाव देखते हुए वो सबसे पहले भादराजून चला गया, भादराजून चलने के बाद में सिवाना भी चला गया था, कहने मतलब। अगले प्रश्न की ओर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राजस्थान के किस शासक 1857 के विद्रोह दमाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? बिल्कुल बहुत अच्छे प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहला तो दिया है कि भाई बूंदी के राम सिंह और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और जयपुर के महाराजा राम सिंह। तो ऐसा माना जाता है कि भाई तख्त सिंह बिल्कुल बिठोड़ा के युद्ध में इन्होंने सेना भेजी थी, अहुआ के बिठोड़ा के सेना में ये तो गए थे, कहने मतलब नहीं पूछा, ये तो सही है। जोधपुर के मतलब ये सॉरी ये इनके बारे में हो जाएगा। महाराजा जयपुर के राम सिंह, बिल्कुल राम सिंह जयपुर के राजा राम सिंह बारे में बता होगा आपने, इन्होंने अंग्रेजों का मतलब क्रांति दबाने में सहयोग किया था। अंग्रेजों ने कोटपुतली और बहरोड की मतलब
बहरोड की मतलब कोटपुतली और बहरोड की जागीर प्रदान की थी कहने मतलब ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। जोधपुर के महाराज तख्त सिंह साथ दिया था बिठौड़ा चेलावास युद्ध में, तो इनको भी मतलब ये भी क्रांति से जुड़े हुए थे। बीकानेर के सरदार अपने पूर्व सरदार सिंह बारे में पंजाब में गए थे क्रांति दबाने के लिए, बिल्कुल ये भी जुड़े हुए थे। बूंदी के राम सिंह मतलब ये नहीं थे कहने मतलब बूंदी के राम सिंह नहीं थे। और मतलब याद रखने योग्य है कि भाई राम सिंह के दरबारी सूर्यमल मिश्रण थे, सूर्यमल मिश्रण, ये क्रांति से जुड़े हुए नहीं थे। ये तीनों जुड़े हुए थे, ध्यान रखने योग्य बात है। राम सिंह कुंदी से नहीं जुड़े हुए थे, सूर्यमल मिश्रण इन्हीं के दरबारी थे। वंश भास्कर किताब लिखी बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि कोटा में करौली वाले भी जुड़े हुए थे, कोटा गए थे क्रांति दबाने, इनकी वो तोपें भी बढ़ा दी थी। अगला प्रश्न है वो दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र मास में मनाया जाता है? नाग पंचमी, तीज, और उसके बाद में है कि गोगा नवमी, गुड़ला। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी तो श्रावण कृष्ण पक्ष की मनाई जाती है, कब? श्रावण को, और श्रावण को कृष्ण पंचमी को। कहीं कहीं शायद मेरे हिसाब से मतलब शुक्ल में लिख रखा है, लेकिन वास्तव में ऑथेंटिक बुकों में ये कृष्ण पंचमी को लिख रखा है। उसके बाद में गोगा नवमी अभी अपन ने पढ़ा था भाद्रपद में कृष्ण अष्टमी को, कब? भाद्रपद में कृष्ण अष्टमी। देखो वापस और स्टेटमेंट वही दे रहे हैं जो मैं मतलब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में बात करें तो मतलब ये गुड़दा कब है? गुर्दे की बात करें तो मतलब गुर्दे की बात करें तो ये है वो कहना है मतलब चैत्र शुक्ल अष्टमी को, कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मारवाड़ में मनाया जाता है। गुर्दे खान मतलब गुर्दे खान की याद में मनाया जाता है। गुर्दा नृत्य। तीज आपको पता ही होगा, ये तीज है वो मतलब श्रावण पक्ष में तीज मनाई जाती है। और तीज के बारे में आप फैक्ट रखो तो तीज राजस्थान में 3 प्रकार की तीज है। कितने प्रकार की तीज? 3 प्रकार की है। एक तो श्रावण वाली, श्रावण जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, श्रावण की जयपुर की छोटी तीज नाम से जाते हैं। और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण को शुक्ल को, ठीक है। उसके बाद में दूसरी है बड़ी तीज, सतुर तीज, कजरी तीज, ये भाद्रपद की, ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, ये शुक्ल को नहीं है, कृष्ण तृतीया को है। बूंदी की फेमस है। उसके बाद में एक हरकालिका तीज, कौन सी? हरिकालिका तीज। हरिकालिका तीज ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल को तृतीया को। 3 प्रकार की तीज है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और इससे पूर्व में 3 वीडियो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मतलब है वो लगभग अपन है वो काफी प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 200-250 प्रश्नों का एक वीडियो और आएगा जिसमें 70 से 80 प्रश्नों को अपन डिस्कस करके लगभग 6 महीनों का 17-18 प्रश्न पेपरों में 300-350 प्रश्नों का है वो मैटर पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं और पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप पुराने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक, वहां से आप पुराने वीडियो देखें। नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तथा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा और प्रकार कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है कहने का मतलब।